कि मैं क्रिएट कर सकता हूँ। विष्णु जी बोले कि मैं सृष्टि को चला सकता हूँ। और महेश जी बोले कि ठीक है, आप संरचना कर सकते हैं, आप सृष्टि को चला सकते हैं, और मैं उसको पुनर्स्थापित कर सकता हूँ, मतलब उसको डिस्ट्रॉय करके के वापस मैं उसको आपको एक प्लेटफॉर्म दूंगा जिससे क्या दोबारा से उसका क्रिएशन कर सके। हाँ जी बोले कि इसमें एक तो बॉडी चाहिएगी जो कि शरीर है होता है हमारा, और एक आत्मा होती है, दो की आवश्यकता होगी, क्योंकि जितने भी पिंड हैं, जितने भी आकाश में जितने भी ग्रह हैं, वो पिंड कहलाते हैं। और शरीर भी क्या होता है, वो एक पिंड होता है। उसके अंदर जब तक आत्मा प्रवेश नहीं करेगी तब तक वो शरीर के कर्मों का लेखा जोखा है, शरीर क्या सोच रहा है क्या कर रहा है नहीं होगा। तो इसलिए ब्रह्मा जी ने बोला कि हमको शरीर की आवश्यकता पड़ेगी और आत्मा की आवश्यकता पड़ेगी। हमको कुछ घर चाहिए होंगे जिससे कि हम उनको पूरी तरह से कंट्रोल कर सके। तो इसमें पूरा विचार विमर्श होता है। विचार विमर्श के बाद उन्होंने कहा कि ठीक है, तो हम आधे घर, अभी कितने घर हैं ये तय नहीं हुआ है, आधे घर हम शरीर को देंगे और आधे घर हम आत्मा को देंगे। तो यहाँ पर ही विचार विमर्श हुआ, मतलब ये मंथन चल रहा है। मतलब आप ये देखिए कि किस प्रकार से हमारा हॉरोस्कोप डिजाइन हुआ है। उस हॉरोस्कोप डिजाइन में हमारे शरीर को कितने नंबर दिए, हमारी आत्मा को कितने नंबर दिए। तो ये मंथन जब चल रहा था तो उसमें बोला कि हम शरीर को भी उतने ही हिस्से देंगे जितने कि हम आत्मा को हिस्से देंगे, क्योंकि दोनों का इक्वल योगदान रहेगा इस सृष्टि की संरचना की। तो विष्णु जी से पूछा कि आप शरीर उसको चलाएंगे सृष्टि को, तो आप बताइए आप इसको कैसे कैसे करेंगे। तो विष्णु जी बोले कि सबसे पहले तो देखिए कि जब आप जन्म किसी का कर देंगे, क्रिएशन आप कर देंगे, तो क्रिएशन करने के बाद जैसे ही कोई भी बच्चा, अब हम इसको ऐसे लेकर आते हैं, जैसे ही कोई भी बच्चा क्रिएट हो गया, बच्चा पैदा हो गया, तो बच्चा पैदा होने के बाद विष्णु जी संभाल लेते हैं। बच्चा होने तक जो है ब्रह्मा जी के अंडर में है। बच्चा जैसे ही इस पृथ्वी पर आया तब विष्णु जी ने संभाल लिया। अब विष्णु जी क्या कहते हैं कि मुझे संभालने के लिए 4-5 चीजें चाहिएंगी। उन्होंने बताइए क्या चाहिएगा आपको। उन्होंने कहा देखो, जैसे ही बच्चा पैदा होगा इमीडिएटली उसको खाने के लिए तो चाहिएगा ही चाहिएगा, उसको दूध चाहिएगा या उसको कपड़े चाहिएंगे या उसका लालन पोषण चाहिएगा। तो उसने कहा ठीक है। उसके बाद उसने कहा देखिए, जिस प्रकार से शरीर ग्रो करेगा उसकी अवस्थाओं को हम उसी हिसाब से कंट्रोल करेंगे कि पहले बच्चा पैदा हुआ वो आपकी जिम्मेदारी, उसके बाद से उसकी लालन पोषण करना वो मेरी मतलब उसके बाद से मैं जिम्मेदारी संभालूंगी। मैं पहला घर जो होता है वो बच्चा पैदा होना, मतलब आपका जन्म हो गया, आपका व्यक्तित्व आप उसको चेंज नहीं कर सकते। आपका नाक, आंख, मुंह, नाक कैसे बने हैं, किस रूप में बने हैं, वो ऑलरेडी क्रिएटेड हो चुके हैं। अनलेस अनटिल की उस आगे की घटनाओं में जाकर के किसी के साथ कोई घटना घटती है या कोई एक्सीडेंट होता है तो वहां पर अंग विकृत हो जाता है। उस अगर कंसेप्ट को हम हटा दें तो ब्रह्मा ने जो सृष्टि का संरचना की है उसके अंतर आपको जो शरीर दिया है उसमें आप केवल वृद्धि करेंगे। ये वृद्धि होती रहेगी, धीरे धीरे बढ़ता रहेगा, पर आप उसको चेंज नहीं कर सकते। तो यहाँ पर फर्स्ट जो होता है हाउस जो होता है वो हमारे इसी चीज को रिजेंबल करता है। फर्स्ट हाउस मैं, माई सेल्फ, मेरा व्यक्तित्व, मैं कौन हूँ, मैं कैसा हूँ, कैसा दिखता हूँ, लोग मुझको देख करके कैसा अनुमान लगाते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें फर्स्ट अपीयरेंस, वो कहते हैं ना कि कहीं भी जाते हैं तो फर्स्ट अपीयरेंस इज द लास्ट अपीयरेंस। मतलब कहीं भी आप अगर किसी मीटिंग में जाएंगे तो सबसे पहले आप अपने शरीर को तो प्रेजेंट करेंगे, उसके बाद से आपकी वाणी निकलेगी, उसके बाद से प्रेजेंटेशन निकलेगा, उसके बाद से सब कुछ होगा। तो फर्स्ट हाउस आप खुद हैं, यू योरसेल्फ, आपका इंप्रेशन, आपकी पर्सनैलिटी, आपका एटीट्यूड, आपका अपीयरेंस, ये सारी चीजें फर्स्ट हाउस है। ये फर्स्ट हाउस देखेंगे। फिर उन्होंने बोला विष्णु जी ने कि ठीक है, इसके बाद से बच्चा पैदा होने के बाद अब क्या होगा। बच्चा जैसे ही पैदा होता है इमीडिएटली क्या चिल्लाना, मतलब उसकी आवाज निकलती है। ठीक है, आवाज निकलते ही और उसको खाने के लिए चीजें चाहिए होते हैं। वो बच्चा उठ करके कभी मामा के पास जाए, मतलब मामा गोदी में उठाएगा, कभी पिता गोदी में उठाएगा, कभी दादा गोदी में उठाएंगे, कभी कोई गोदी में उठाएगा। तो वो क्या होता है, फैमिली, कुटुंब, वाणी, वो एकदम वाणी निकली है ना जो, तो वाणी का निकलना,
कुटुंब का लालन पालन, वो उन्होंने उसको सेकंड घर का नाम दे दिया कि ये सारी चीजें मैं सेकंड घर से कंट्रोल करूंगा। पहला बच्चा पैदा हुआ, उसकी पर्सनैलिटी फिक्स हो गई, सेकंड में उसका लालन पोषण ये सारी चीजें उसमें आ गई। अब सेकंड घर से रिलेटेड आप देखोगे जो भी हमने अब तक पढ़ा है, या जो जानकार लोग हैं या जो बिल्कुल नए हैं, तो वो भी समझ लें कि बच्चा पैदा होने के जस्ट बाद उसको जो जो रिक्वायरमेंट है वो सारी हम सेकंड घर से लेकर के चलेंगे। किसी भी होरोस्कोप में सेकंड घर से उसको दूध पीने, खाना पीना, हम कहते हैं कि बच्चे का सपोज करो सेकंड हाउस बहुत ज्यादा एफ्लिक्टेड है, तो हम क्या बोलते हैं, यह बचपना इसका बहुत खराब गया, लालन पोषण अच्छा नहीं हुआ होगा, इसमें इसने कुछ ना कुछ तकलीफ बहुत सही होंगी। तो यहाँ पर वो चीज आती है जब बच्चा इमीडिएटली पैदा होने के बाद फैमिली, कुटुंब, पड़ोसी, मतलब पड़ोसी नहीं, फैमिली के आसपास जाता है, तो खाली फैमिली मेंबर्स को, कुटुंब को, परिवार को यहाँ पर हम लेते हैं। और कुटुंब में भी हम देखो उनको लेते हैं। आप सपोज करो आपके यहाँ कोई बच्चा होता है, तो आप किन किन को बुलाएंगे जो आप बहुत खास हैं, क्यों, बच्चे को नजर ना लगे, इसलिए पड़ोसी को भी पहले इमीडिएटली नहीं बुलाते। तो वहां पर इसलिए कुटुंब और फैमिली मेंबर को लिया गया। उसको निकालते भी कुछ दिन के लिए बाहर नहीं है, कमरे से बाहर नहीं निकालते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, वो एस्ट्रोलॉजी जो हमारा प्रैक्टिकल चीज है वो कंप्लीटली हमारी एस्ट्रोलॉजी से रिजेंबल करता है। तो सेकंड घर किसको बोल गया, कैसे बोल देंगे हम उसको। इसके बाद जो है बच्चा फैमिली मेंबरों के साथ धीरे 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 बड़ा होता है। बड़ा होने के साथ आपने देखा होगा कि अब वो चलना शुरू करेगा। जब चलना शुरू करेगा तो चलने के साथ साथ उसको क्या चाहिएगा कि वो गिरेगा, लड़खड़ाएगा, परिश्रम करेगा। वो अभी तक वो कोई परिश्रम नहीं कर रहा है, वो बिस्तर पर पड़ा हुआ हाथ पैर हिला रहा है, हाथ पैर हिला रहा है, तो इसलिए वहां तक। अब थर्ड हाउस क्यों बोलते हैं परिश्रम का, थर्ड हाउस क्यों बोलते हैं एफर्ट्स का, क्योंकि यहां से उसने अपने बलबूते पे चलना शुरू कर दिया। अब देखो यहां से चलना हो गया, दैट मीन्स आप देखोगे कि ट्रेवलिंग भी थर्ड हाउस से देखी जाती है, क्योंकि यहाँ से बच्चे ने चलना शुरू कर दिया है। उसके लिए कम्युनिकेशन, यहाँ से वो बोलना शुरू कर देता है, मम्मी पापा ये सारी चीजें, वर्ड, ठीक है। तो मतलब कंठ का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है, प्रॉपर वे में बोलना शुरू कर देता है। इसलिए आप देखोगे कि जो भी गायक गायिका होती हैं, अगर हमें देखना है कि बहुत अच्छा सिंगर बन सकता है नहीं बन सकता है, तो थर्ड हाउस को काउंट कर लीजिए। जैसे लता मंगेशकर के में अगर आप कुंडली देखोगे, थर्ड हाउस बहुत ही स्ट्रांगली था, कंठ, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसमें थर्ड हाउस से हम देखेंगे। अब देखिए थर्ड हाउस को होते होते करीब यानी कि चलिए 1 से 1.5 साल का टाइम हो जाता है, और थर्ड हाउस ही बताता है कि 1-1.5 साल के बाद क्या उसका दूसरा भाई बहन आने वाला है कि नहीं आने वाला है। थर्ड हाउस इसलिए छोटे भाई बहनों का भी होता है, क्योंकि कम से कम 1.5 साल का गैप, 1 साल का गैप तो चाहिए उसमें। तो इसलिए छोटे भाई बहन के लिए क्या ये बच्चा अपने लिए भाई बहन को लेके आएगा या नहीं आएगा, वो थर्ड हाउस डिपेंड करता है। थर्ड हाउस अगर एफ्लिक्टेड है तो शायद नहीं आए, और थर्ड हाउस बहुत अच्छा है तो उसके छोटे भाई बहन भी उसके लिए आ जाएंगे। तो यहाँ से चलना, छोटा भाई, छोटी यात्रा, सगे संबंधी, चूंकि वो बाहर निकल रहा है, देखो चल रहा है, तो पड़ोसी तक भी आकर के उसको गोद में उठाएंगे। तो वो आस पास अपने घर को छोड़ करके वो दूसरे के आंगन में चले जाएगा। तो इसलिए नेबर आ गया, पड़ोसी का घर आ गया थर्ड हाउस। तो इसलिए हम इसको थर्ड हाउस को हम नेबर का घर भी बोलते हैं। इसके बाद बच्चा जो है वो जैसे ही उसने चलना शुरू किया, सब कुछ हुआ, अब अल्टीमेटली उसको आप क्या बोलेंगे, इसको आप प्ले स्कूल में भेज दीजिए, एजुकेशन करा दीजिए इसकी। अब आप उसकी एजुकेशन पर प्रॉपर ध्यान देंगे। अब यहाँ पर जो एजुकेशन पर ध्यान देंगे, यहाँ एजुकेशन के लिए आप देखोगे कि माता बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, पिता तो केवल एक एडमिशन करा करके अलग हो जाता है। यहाँ माता उसका कब उसका टिफिन तैयार करना, उसके लिए सारे कपड़ों का अरेंजमेंट करना, उसका बैग तैयार करना, उसको लेके जाना, उसके पढ़ाई में सहायता करना, उसका होमवर्क कराना, ये सारे के सारे क्रिया एक्टिविटी जितनी भी होती हैं ये माता के द्वारा होनी शुरू हो जाती है। इसलिए चौथा घर किसको बोलते हैं, माता को बोलते हैं। तो चौथा घर ही आपके लिए एजुकेशन का भी घर होता है। तो चौथे घर में एजुकेशन से रिलेटेड दो दुविधाएं हैं। जैमिनी ऋषि जो हैं उन्होंने चौथे घर को
एजुकेशन का माना है, जबकि पराशर जी ने 5th हाउस को एजुकेशन का माना। एजुकेशन, अब यहाँ देखिए कि इसी स्टेज पर आकर के स्कूलिंग मैंने जो अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में देखा है, ये 12th तक का, जनरली 11th और 12th तक को 4th हाउस रिजेंबल करता है। आपने देखो यहीं पर जाकर के बच्चे को साइकिल आप दिला देते हो, व्हीकल आ गया ना, 4th हाउस व्हीकल का भी है, गाड़ी, बंगला, वही घर या मकान या उसका हॉस्टल, और आपका ये माता। और यही एक स्टेज होती है जिसमें कि उस बच्चे के अंदर हमको पता चलता है कि क्या वो बीमारियों से लड़ने की उसमें क्षमता है कि नहीं, क्योंकि वो बाहर निकल रहा है। बाहर निकल रहा है तो बहुत सारे रोग लेके आएगा, उनसे लड़ने की क्षमता होगी कि नहीं होगी, वो 4th हाउस हमको बताता है। इसलिए 4th हाउस को इम्यूनिटी का घर भी बोलते हैं। अगर 4th घर बहुत अच्छा स्ट्रोंग है तो वहां पर उसको लड़ने की क्षमता मिलेगी, और अगर नहीं है तो वो जल्दी जल्दी बीमार पड़ता चला जाएगा। तो इम्यूनिटी को भी यहाँ से हम लेते, क्योंकि वो बाहर निकलना शुरू कर दिया, उसने बहुत सारी जगह इंटरेक्शन शुरू कर दिया, बहुत सारे दोस्तों को बनाना शुरू कर दिया, तो यहाँ पर जाकर के इंटरेक्शन के कारण से ये सब हुआ। अब ये सब होने के बाद से अब उसकी एजुकेशन 10th 11th के साथ साथ अब उसको ये भी चाहिए कि 5th हाउस होता है वो एंजॉयमेंट का, हैप्पीनेस का है, कि मुझे खुश रहना है। मुझे पढ़ाई में तो आपको 24 घंटे लगा रहना पड़ेगा, रात दिन पढ़ना पड़ेगा, हैप्पीनेस आपकी चली जाएगी। मगर यहाँ पर 5th हाउस जो एजुकेशन है वो ग्रेजुएशन लेवल की को मैंने देखा है कि ग्रेजुएशन तक को आपका 5th हाउस रिजेंबल करता है। तो 5th हाउस हमारा हो गया एजुकेशन के लिए, जो कि ग्रेजुएशन की है, और हमारी होगी हैप्पीनेस के लिए। और 5th हाउस ही हमारे बच्चों के लिए भी होता है। 5th हाउस से हम जितनी भी क्रिएटिविटी होती हैं, जितने भी हम डेवलपिंग चीजें लेते हैं। 5th हाउस हमारा काउंसलिंग का भी होता है, 5th हाउस हमारा एडवाइस का भी होता है। एडवाइस का क्यों होता है, क्योंकि जैसी एजुकेशन आपने 4th से ली है, उसके बाद से जो आपने एजुकेशन ली है आप उसका डिस्ट्रीब्यूशन शुरू करना शुरू से 6th हाउस से हम क्या बोलते हैं कि अब वो जॉब करेगा, नौकरी करेगा, धन कमाएगा, ये सारी चीजें अब हम इससे लेते हैं। और जब जॉब करेंगे, धन कमाएंगे और ये सारी चीजें करेंगे तो साथ में कर्ज भी लेंगे या कर्ज बढ़ा भी सकते हैं। और जब आप इस तरह के क्योंकि छठा घर कंपटीशन का भी है, जब कंपटीशन के एनवायरमेंट में आप रहेंगे तो आप शत्रु भी पैदा करेंगे और मित्र भी पैदा करेंगे। तो छठा घर क्या हो गया, रोग ऋण शत्रु। तो रोग की वृद्धि करना, डिसीज होना, ऋण की वृद्धि करना क्योंकि आपको अपनी डिजायर को फुलफिलमेंट करना है, और शत्रु कि आप कंपटीशन, 6th हाउस इज कंपटीशन, कंपटीशन लेवल पर आप अपने आप को कितना अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पर जाकर के ये सारी चीजें विष्णु जी ने कवर की कि हम इस तरह से पहले 6 घर को हम इस तरह से बॉडी के रूप में हम इसको कवर करेंगे। अब बॉडी के रूप में कवर करने के बाद से 7वां घर होता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने लगता है। यहाँ पर 2 रास्ते निकल के आएंगे, या तो व्यक्ति जो है आत्मा के लिए काम करेगा, या व्यक्ति यहाँ पर शरीर के लिए काम करेगा। जो आत्मिक रूप से काम करना शुरू कर देते हैं वो ईश्वर की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ जाते हैं, और जो शारीरिक रूप से या इस सृष्टि में बंद करके काम करना शुरू कर देते हैं वो शादी करते हैं, और फिर यहीं से वापस रिपीट साइकिल शुरू हो जाता है। फर्स्ट बच्चा पैदा होना, क्योंकि शादी के बाद वो फिर बच्चा पैदा करेंगे, फिर वही सारे ये रिसाइकलिंग होना शुरू हो जाता है, रिपीट होना शुरू हो जाता है फर्स्ट से लेकर के वापस से। और यही 7th को ही जो लोग उसको ट्रांसफॉर्म कर करके आत्मिक लेवल पर चले गए हैं उनके लिए रास्ता बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। तो 7th घर जो होता है वो हमारा पार्टनरशिप का होता है। तो पार्टनरशिप में बिजनेस भी हो सकता है, पार्टनरशिप आपकी शादी भी होती है। के बाद से 8वां घर जो होता है, 8वां घर जो होता है वो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, हर्डल होता है। बेसिकली आप इसको स्पेशली मैं इसको यूज करता हूँ, ट्रबल तो एक अलग चीज है, हर्डल ट्रबल तो ठीक है, ट्रबल तो हर बॉडी में भी ट्रबल आ जाएगी, वो हो जाएगी। हर्डल मतलब यहाँ पर तो आपको हर एक क्षेत्र में आपको दिक्कतें आना। वो क्यों आती हैं दिक्कतें, बेसिकली अगर किसी की लाइफ में 8वां घर बहुत मेजर रोल प्ले कर रहा है तो वो अंडरस्टैंड कर लिए अपने आप को कि लाइफ उसको उस रास्ते पर नहीं लेके जाना चाहती है
जिस रास्ते के लिए जनरल लोग बने हुए हैं। 8वें घर ट्रांसफॉर्मेशन का इसलिए बोला जाता है क्योंकि आप उस चीज से हटना नहीं चाहते हैं और प्लेनेट आपको जबरदस्ती आपके साथ ऐसी तकलीफें दे करके आपको मोड़ना चाहते हैं कि आप मुड़ जाइए, ये रास्ता आपके लिए नहीं है, ये नहीं है। 8वां घर होने के कारण से अगर किसी कुंडली में 8वां बहुत मेजर रोल प्ले कर रहा है, 8वां है दिक्कतें, हर्डल, मुसीबत, कठिनाइयां, ये सारी चीजें 8वां घर रोल देता ही देता है, परंतु वो तब तक देता रहेगा। आप पूरी जिंदगी अड़े रहिए कि नहीं मुझे तो चेंज होना ही नहीं है, मुझे तो ट्रांसफॉर्म होना ही नहीं है, नहीं होगे तो 8वां घर आपको दिक्कतें पैदा करते। क्यों दिक्कतें पैदा करेगा? अब यहाँ पर देखिए आगे के 4 घर कितना अच्छा रोल प्ले करते हैं कि यहाँ पर अब आत्मा, जैसे ब्रह्मा जी ने बोला कि बॉडी के लिए भी उतने घर चाहिए और आत्मा के लिए उतने घर चाहिए। 8वें घर से आत्मिक अध्यात्म का काम शुरू हो जाता है। 8वें घर से अध्यात्म में चिंतन, मंत्र, ये सारे 8वें घर से शुरू हो जाता है। ईश्वर भक्ति 8वें घर से होता है। ओकल्ट साइंस, एस्ट्रोलॉजी, ये सारी जितनी भी चीजें होती हैं 8वें घर से शुरू हो जाती है, क्योंकि अब आप शरीर के प्रति सचेत ना होकर के आत्मा के प्रति सचेत होना शुरू हो जाते हैं। जब आप आत्मा के प्रति सचेत होना शुरू हो जाते हैं, तब आप आत्मिक रूप से कार्य जब करने लगेंगे, तब जाकर के आपको पता चलेगा कि मुझे आगे के 4 घरों को कैसे काम करना है, क्योंकि आगे के 4 घर जो होते हैं ना, वो खाली आपको रिजल्ट देंगे। कौन कौन से? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। 9th इज धर्म, 10th इज कर्म, धर्म, अर्थ, काम, 11th काम, इच्छा, और 12th मोक्ष। ये आत्मा के गुण हैं। आत्मा ये पिछले शरीर से लेकर के आई है, कई जन्मों से लेकर के आई हुई है। तो यहाँ शरीर ने अपने जो काम जो पहले से लेकर के 7 तक आपने काम किए हैं, अब वो उस शरीर से आत्मा की तरफ ले जाने का काम आपके बाकी के 5 घर करेंगे, 6 घर करेंगे। तो यहाँ पर धर्म क्या हो गया आपके? अब आप देखिए क्यों चेंज नहीं कर सकते आप इसको, इस पर भी हम आते हैं। 9th जो होता है पिता का है, आप पिता को चेंज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। आपको वहां पर जो गुरु मिलेंगे पढ़ाते हुए, उन गुरु को आप चेंज नहीं कर सकते। वो गुरु आपके खराब हो अच्छे हो, जो आपको पढ़ाएंगे वो पढ़ाएंगे। भाग्य है 9th, नहीं चेंज कर सकते आप अपना भाग्य। आप भाग्य का यूटिलाइजेशन कर सकते हो, पर भाग्य में जो आप लिखवा करके लाए हैं उसको आप चेंज नहीं कर सकते। सेम इसी तरह से ये धर्म हो गया। 10वां घर जो होता है वो अर्थ है, पैसा कमाना, किस रास्ते से कमाओगे, कैसे कमाओगे, सब लिखा हुआ है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, यहाँ ये आत्मिक गुण है। ये आत्मा के द्वारा जो आप कई जन्मों से, पिछले कई जन्मों से लेकर के आ रहे हैं, उनके हिसाब से आपको वो कार्य करने ही पड़ेंगे। काम, 11th घर देख लीजिए। 11th घर गेन का है, इच्छा है, काम पूर्ति, मेरी ये इच्छा है ये पूरी हो जाए, ये हो जाए। मगर हम जनरली इसमें क्या करते हैं कि हम इसमें अपने मेटेरियलिस्टिक चीजों को लेके आते हैं, क्योंकि आ गया 11th घर तो गेन है, तो वो तो उसको देगा ही देगा, 11th घर देगा ही देगा। मेटेरियलिस्टिक ले लीजिए या आत्मिक गेन ले लीजिए। परंतु अगर मैंने एक चीज नोटिस की है, 8वें घर की तकलीफों को कम करने के लिए आत्मिक गेन अगर आप ले लेंगे, 11th घर का यूटिलाइजेशन कर लेंगे, तो आपके लिए बहुत अच्छा इसलिए हो जाएगा क्योंकि 8वें घर का सुख जो होता है वो 11th है। 8वें से अगर आप 4 काउंट करेंगे तो 11th आएगा, क्योंकि चौथा घर जो होता है सुख का होता है। तो यहाँ पर अगर आत्मिक, इन पर हम कैसे काम करेंगे वो भी हम आगे बताएंगे। अभी खाली हम इसमें चर्चा कर रहे हैं कि ब्रह्मा जी ने हमको जो बताया कि कैसे शरीर को कितने हिस्से दिए गए हैं, जितने घर दिए गए हैं, उसी प्रकार से आत्मा के लिए भी उतने हिस्से हैं। और इसी तरह से 12th हाउस जो होता है मोक्ष का है। अब इसमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, आपने कामना की। 11th घर की अगर मैं बात करता हूं, आप 11th घर में कोई भी प्लेनेट बैठ जाए, सपोज कीजिए, 11th घर क्या है? आपकी कामनाओं का, आपकी इच्छा पूर्ति का है। तो उस घर से रिलेटेड आपकी कामना, जिस घर का वो प्लेनेट स्वामी है, उससे रिलेटेड आपकी इच्छा पूर्ति होना तय है। अब वो बात अलग है शत्रु राशि में किसमें, वो सबको भी छोड़ देते हैं। अभी खाली चूंकि हम एक जनरल ले रहे हैं डिस्कशन, तो आपकी इच्छा पूर्ति का काम उसने कर दिया है।
तो धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो धर्म का अनुसरण करते हुए, धर्म अर्थ, हम अपने अर्थ को उसी तरह से लेकर के चलें, मतलब उसी तरह से कमाएं या उसी तरह से अपने अर्थ को व्यय करें जिससे कि हमारी कामना जो है वो मोक्ष की हो जाए। ये है धर्म अर्थ काम मोक्ष। वो आत्मा शरीर को छोड़ेगी, उसके बाद से उसका फिर जन्म होगा, फिर से प्रक्रिया चलती रहेगी, और यहाँ पर जाकर के उस व्यक्ति के द्वारा कब मुक्त होना है ये हम उस पर छोड़ देते हैं। ठीक है, बाकी सारी चीजें हमने बांध दिए। ये इस प्रकार से दे दिया है कि जैसे एक कंपनी में डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट आगे है, उन डिपार्टमेंट में परफॉर्मेंस की जिम्मेदारी आपको दे दी गई है, आपको तरक्की करके कहां से कहां तक जाना है वो आप पर छोड़ दिया है। बाकी आपको एक माहौल दे दिया गया है, कंपनी दे दी गई, डिपार्टमेंट दे दी गए है काम करने के लिए कि जाइए काम कीजिए, अर्न कीजिए और मजे कीजिए। और आप अगर वहीं पर जाकर के किसी की पैर टांग खिंचाई करेंगे, किसी के पैर वो करेंगे, किसी को नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, तो वो आत्मिक गुण में संबंध बढ़ते रहेंगे और एक दिन जाकर के वही उसी डिपार्टमेंट में, उसी फैक्ट कंपनी में आपको कोई ना कोई जो ग्रीवांस डिपार्टमेंट है वो आपको सजा दे देगा। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर हम जो है 12 घर की जो विवेचना हमारी हुई है वो ब्रह्मा विष्णु महेश जी के इस प्रकार से 12 घर की विवेचना हुई है। एजुकेशन ब्रेक का कैसे पता चलता है? वो एक्चुअली इस पर हम आए, अभी हम जैसे अभी नहीं कहा कि अभी उस पर नहीं आ रहे हैं कि कौन सा ब्रेकिंग में कैसे काम करेगा। हमने अभी ये देखा है कि ये घर किस चीज के लिए है। वो सब अभी अब आप धीरे धीरे पढ़ेंगे उन सबको आगे तब आपको पता चलेगा। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, अब यहाँ पर जो है, अब यहाँ से मेन स्टोरी शुरू होती है। अब ब्रह्मा जी ने बोला कि ठीक है, अब ब्रह्मा विष्णु महेश जी आपस में मिले, फिर मंथन करने लगे। उन्होंने कहा ठीक है, डिपार्टमेंट बन गए, 12 डिपार्टमेंट हमारे हो गए। अब इन 12 डिपार्टमेंट को संभालने के लिए अब हमको हेड ऑफ द डिपार्टमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो उन्होंने कहा कैसे करें, उन्होंने कहा इंद्र को बुला लीजिए। तो ब्रह्मा विष्णु महेश जी ने इंद्र को बुलाया और इंद्र को बोला कि 12 डिपार्टमेंट ये बन चुके हैं, इन 12 डिपार्टमेंट को हेड करने के लिए आप इंटरव्यू का प्रयोजन कीजिए, इंटरव्यू ऑर्गेनाइज कीजिए आप। यहाँ पर जाकर के उन्होंने बोला, इंद्र जी ने ठीक है मैं इंटरव्यू ऑर्गेनाइज करता हूँ। उन्होंने गलती क्या की, उन्होंने जिम्मेदारी दे दी नारद जी को कि नारद जी आप जाकर के सभी देवताओं को बता दीजिए कि ऐसे ऐसे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट की वैकेंसीज हैं, यहाँ पर जाकर के आपको नियुक्ति करनी है। आप इंटरव्यू के लिए कौन कौन आना चाहेगा बताइए। अब नारद जी ठहरे, उन्होंने देवताओं के साथ साथ ये ढिंडोरा राक्षसों को भी पहुंचा दिया कि भाई इंटरव्यू की भर्ती हो रही है, इंटरव्यू मतलब ये डिपार्टमेंट की भर्ती हो रही है, इंटरव्यू चल रहे हैं, आइए आइए अपना आवेदन दीजिए। तो ये बात गुरु तक पहुंची, जो कि गुरु के देवता थे, मतलब देवताओं के जितने भी देवता हैं उनके गुरु हैं वो जुपिटर हैं। और उधर वीनस जो थे शुक्र है उनके पास भी पहुंची। तो सबने आवेदन करना शुरू कर दिया, इधर से देवताओं ने आवेदन किया, उधर से राक्षसों ने आवेदन किया। अब फिर दुविधा अटक गई, इंद्र जी को बुलाया कि आप तुमने क्या किया, हमने तो ये सृष्टि की संरचना में हमको तो देवताओं की जरूरत थी, अब आप इन्हें ये सबको निमंत्रण कैसे कर दिया। अब उनको गलती का एहसास हुआ, अब कुछ कर नहीं सकते थे क्योंकि ओपन था सब कुछ, सबके लिए ओपन था। अब वहां खबर पहुंच चुकी थी। तो देवताओं की तरफ से गुरु बृहस्पति जी की तरफ से नाम 5 आए। पहला नाम आया सूर्य भगवान का, दूसरा नाम आया चंद्रमा का, तीसरा नाम आया मंगल जी का, मंगल। चौथा जो नाम आया वो बुध का आया, और 5वें स्वयं बृहस्पति जी खुद पहुंच गए। इसी प्रकार से जब राक्षसों में बात पहुंची तो राक्षसों की तरफ से भी नाम आ गए, क्योंकि उधर से नाम सबसे पहले किनका आया, शुक्र जी का। दूसरा उनका नाम किसका आया, शनि जी का। तीसरा नाम आया राहु जी का, चौथा नाम आया केतु का। तो ये जब उनके पास इंटरव्यू के लिए उनके पास जब पहुंचे तो वहां जाकर के फिर सब दुविधा में पड़ गए कि हमने तो यहाँ पर देवताओं को अपॉइंट करना था
ये तो राक्षस को भी आ गए हैं। अब हम किस जस्टिफिकेशन के आधार पर इनको मना करें और किसके आधार पर हम इनको हाँ करें कि किसको हम कैसे रखना है, क्या करना है। तब यहाँ पर सब शिव जी के पास गए। ब्रह्मा और विष्णु जब उनको कोई उपाय नहीं सुना दिया तो विष्णु जी के पास गए, वो शिव जी के पास गए। शिव जी से बोले कि आप कोई रास्ता सुझाइए, क्योंकि 5 नाम देवताओं की तरफ से आए हैं और 4 नाम जो है वो राक्षसों की तरफ से आए हैं। उन्होंने बोला ठीक है, आप एक काम कीजिए, देवताओं में सबसे ज्यादा बुद्धि या चालाकी का काम बुध करते हैं। आप एक काम करो, आप चुपके से बिना किसी को बताए, ना राक्षस को ये पता चलना चाहिए ना देवताओं को पता चलना चाहिए, उसको निर्दलीय खड़ा कर दो। बुध को निर्दलीय खड़ा कर दो कि इधर तो देवता हो गए, उधर राक्षस हो गए, इनको निर्दलीय के रूप में इंटरव्यू आने के लिए, ये किसी के पार्टी का हिस्सा ना बने। तो 4 आपके पास देवताओं के नाम आ जाएंगे और 4 आपके पास राक्षसों के नाम आ जाएंगे। और बुध जो है वो अपने आप एक रास्ता निकाल देंगे, क्योंकि वो बुद्धि से बहुत तेज है। वो कोई ना कोई ऐसी चालाकी चल लेंगे कि आपका रास्ता हो जाएगा। ये कैसे होगा ये मैं भी नहीं जानता। उन्होंने ठीक है ऐसे ही करते हैं। तो उन्होंने सिंह बुद्ध जी को बुलाया, बुद्ध को बुलाया और चुपके से बोला कि आप जो है बिना देवताओं को बताए और बिना बिना उनको बताए आप इसको थोड़ा सा अलग कर। तो बुद्ध ने ऐसे ही किया, शिव जी की आज्ञा का पालन किया। तो बुद्ध ने अपना झंडा अलग करके बोले कि भाई मैं तो निर्दलीय के रूप में अपने उम्मीदवार को आगे रखूंगा और आप देवता लोग जो है अपना अलग करो, राक्षस लोग आप अपना अलग। तो देवता लोग चकित हो गए, उन्होंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि इस तरह से कि बुद्ध महाराज जो है इस तरह से अलग हो जाएंगे। और इधर राक्षसों में खुशी की लहर हुई कि देवताओं में फूट पड़ गई कि देखो उनको तो एक साथी इंटरव्यू होने से पहले ही अलग हो गए, बुद्ध हो गए, अलग हो गए। तो इधर जो थे देवता जो थे उन्होंने मन ही मन जो है बुद्ध से शत्रुता पाल ली कि यार ये इन्होंने बिल्कुल ठीक नहीं, मन ही मन में, फ्रंट में नहीं कर सकते। परंतु साथ में ये भी जानते हैं कि 4 हम हैं और 4 वो हैं, जब तक बुद्ध का सहयोग नहीं मिलेगा तब तक हमारी सरकार या हमारी सत्ता नहीं बनेगी। तो एक्सटर्नली जो है उन्होंने बुद्ध को समर्थन दे दिया। यही चीज जो है राक्षसगण भी जानते थे। तो राक्षसगण भी यही जानते थे, तो उन्होंने कहा कि हम भी बुद्ध को एज ए निर्दलीय के रूप में समर्थन देते हैं। अब वो बुद्ध पर छोड़ दिया कि आप किसकी तरफ जाओ। तो यहाँ पर जाकर के बुद्ध महाराज ने चाल चलना शुरू कर देते। तो बुद्ध ने क्या बोला, सबसे पहले वो शुक्र महाराज से मिलते हैं जाकर के। शुक्र को बोलते हैं कि मैं तुम्हारा मित्र हूँ, ये देखो मैं तो देवताओं से अलग हो गया हूँ, अलग होने के बाद से ये सारी चीजें, और मैं आपका बहुत हितैषी हूँ। तो मैं आपका बहुत हितैषी हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि आपकी सत्ता बने। आपकी अगर सत्ता बनेगी तो मैं इसमें आपका डेफिनेटली सहयोग करूंगा। बस आपको मुझे एक चीज का सहयोग देना है कि जिन जी को डिपार्टमेंट मैं बोलूँ वो डिपार्टमेंट आप अपने अधिकारी को देंगे, मीन्स शनि को, राहु को, केतु को, वो डिपार्टमेंट आप देंगे। तो शुक्र जी ने बोला ठीक है मैं विचार करूंगा इसके। तो यहाँ पर जाकर के आप देखो कि एक तरफ आपने देवता जो लिखे हैं, आपने देवता क्या क्या लिखे हैं, एक तरफ आपने एक तरफ लिखे हैं सूर्य, फिर चंद्रमा, फिर मंगल और फिर बृहस्पति, बुध को छोड़ लिखे आपने 4 ही देवता। समझ में आ गए आपको? ये हैं अति मित्र। अब आपको आगे किसी भी उसमें रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि कौन से किसके मित्र हैं। और उस तरफ राक्षस को ले लीजिए। राक्षस में कौन कौन आ गए हैं? राक्षस में आ गए हैं आपके शुक्र, शनि, राहु, केतु, ये आपस में मित्र हो गए। तो 3 गुट बन गए। इनके मित्रों का गुट बन गया, उधर राक्षसों के मित्रों का गुट बन गया, उधर बुध जो है वो ना इधर के रहे ना उधर के, उनकी तरफ से। पर वो तो चूंकि रोल प्ले कर रहे हैं, तो जब वो रोल प्ले कर रहे हैं। हाँ जी कीर्ति जी बोलिए।
सॉरी, मैंने शायद कुछ बीच में मिस किया। हाँ ये बुद्ध को क्यों ये देवता और राक्षस के नाम इसलिए आए कि ये डिपार्टमेंट बनाएंगे, डिपार्टमेंट देंगे इन हाउसेस के लिए? हाँ, हम इनको डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट देंगे। तो अच्छा डिपार्टमेंट का आधार क्या है, उस डिपार्टमेंट के आधार पे हम ये काउंट करने की कौन किसका मित्र। जैसे हम क्या कहते हैं, अगर मैं आपको एक टेबल दे दूं, उस टेबल में बोलूं कि भैया सूर्य का मित्र ये है, इसका ये शत्रु है, ये इससे न्यूट्रल है, तो आप वो रटते रटते आपको बहुत टाइम हो जाएगा। हाँ जी, और हाँ मैं जी। आज को इसी कहानी के माध्यम से ये बता दूंगा कि कौन सा किसका मित्र है, कौन सा किसका शत्रु है, और कौन किसके हाँ, सम है। तो स्टोरी ये है कि उनको इसलिए बुलाया गया था कि उनको डिपार्टमेंट देने हैं, पर इक्वल नहीं डिवाइड हो रहे थे, इसलिए बुद्ध बीच में निकल गए और बीच में न्यूट्रल हो गए ना ना और उनको दो इसलिए पार्ट। ना उनको इसलिए बुलाया था क्योंकि उनको ये करना था ब्रह्मा जी को कि मुझे मैक्सिमम डिपार्टमेंट राक्षसों को नहीं देने हैं, मुझे बहुत अच्छा अच्छा लिमिट करना है। तो आप क्योंकि वो अच्छा। मेंटली बहुत स्ट्रोंग है, दिमाग से बहुत तेज चालाक है बुद्ध जो है, तो उनको ये हाँ, जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि आप कुछ ऐसा प्रयोजन कीजिए सो दैट कि इधर जो है राक्षसों की तरफ कम डिपार्टमेंट जाएं और देवताओं की अच्छा तरफ ज्यादा डिपार्टमेंट जाएं। अच्छा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो आप ठीक देखोगे कि यहाँ पर जो देवता हैं, देवता कौन कौन से हो गए हैं। देवता हो गए सूर्य, है। चंद्रमा, मंगल, बृहस्पति। और हम्म, उधर राक्षस में कौन कौन है ये, शुक्र, शुक्र शनि राहु शनि, केतु। राहु, केतु। तो जो इधर राक्षस है वो आपस में मित्र हो गए, इधर देवता जो है वो आपस में मित्र हो गए, और हाँ दोनों गुट आपस में शत्रु हो गए। मतलब अगर हम कहते हैं ना कि भाई शुक्र की किससे दुश्मनी है, शुक्र की, आप देखो सूर्य से दुश्मनी है, शुक्र की मंगल से दुश्मनी है, शुक्र की बृहस्पति से दुश्मनी है, शुक्र की आपके चंद्रमा से दुश्मनी है। हाँ इसी जी। तरह से इधर से अगर आप इंटरलिंक करेंगे तो ये इधर के आपस में दोस्त हो गए, मगर आपस में इंटरलिंक में दोनों एक दूसरे के शत्रु हो गए। तो यहां तक समझ में आ गई। हाँ तो जी। हमें मित्रता समझ में आ गई, शत्रुता समझ में आ गई। साथ में बुध जो है, वो बुध जो है वो सम रहेंगे दोनों के लिए, क्योंकि दोनों ने समर्थन दिया हुआ है। तो बुध ने यहाँ पर समर्थन देने के साथ साथ, मतलब दोनों गुटों ने समर्थन दिया हुआ है, तो इसलिए बुध यहाँ पर सम रहेंगे। ना तो उधर चाह करके भी उनके शत्रु बन सकते, ना चाह करके भी उनके मित्र बन सकते हैं। ठीक है। तो अब जो इंटरव्यू की बारी आई तो फिर क्वेश्चन अराइज हुआ कि हमें कुछ ना कुछ तो जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा। बिना जस्टिफिकेशन दिए हम राक्षसों को मना कैसे करें कि ये डिपार्टमेंट हम आपको नहीं दे सकते। इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। इंटरव्यू के लिए बुलाने के साथ साथ सभी को पहले एक जनरल इंट्रोडक्शन दिया गया। इन जनरल इंट्रोडक्शन दिया कि सृष्टि की संरचना में आप सभी की बहुत ही सहयोग की जरूरत पड़ेगी, और आप सबको एक समान रूप से कार्य करना है। एक समान रूप से कार्य करने का मतलब है कि आपको सबको एक ही दृष्टि से सबको आपको देखना पड़ेगा। हम किसको कौन सा डिपार्टमेंट देंगे वो हम आगे आने वाले समय में तय करेंगे, परंतु आपको एक इन जनरल सबको एक समान दृष्टि से सबको अपनी प्रजा को, अपने डिपार्टमेंट को, अपने अधिकारों को, अपनी क्षमताओं को, सबको एक नजर से देखते हुए कार्य करना होगा। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी ने जब ये प्रवचन सुनाया तब सबको बोला कि आपकी एक समान दृष्टि हमारे बिल्कुल सामने वाले घर पर, जो कि सातवीं दृष्टि होती है, वो बिल्कुल हमारी सामने है, वो सबको दे दी, क्योंकि उनको जस्टिस भी करना था। तो जब जस्टिस करना था तो उन्होंने अपनी दृष्टि से सबको, इवन शुक्र को भी, शनि को भी, राहु को भी, केतु को भी, बाकी सारे देवतागण को भी एक समान दृष्टि दे दी कि आपको इस सृष्टि की संरचना में मेरा सहयोग करना है। अब आपको एक समान दृष्टि में देता हूं। तो देने के साथ साथ उन्होंने कहा ठीक है कि अब हम पूर्णिमा के दिन इंटरव्यू करते हैं। तो पूर्णिमा के दिन जब इंटरव्यू शुरू हुआ तो बुलाया गया। सबसे पहले इंद्र देवता को पहले मंथन के लिए बुलाया गया। इंद्र देवता से पूछा कि आप बताइए, चूंकि इंटरव्यू का अधिकार आपका था, सिलेक्शन की जिम्मेदारी आपकी थी, आप हमको गाइड कीजिए कि आप कैसे कैसे इन सब चीजों को आप करेंगे। तो इंद्र देवता ने बोला कि देखिए, सबसे पहले हम किसी भी व्यक्ति का जो जन्म होता है, उस जन्म के लिए क्रिएशन का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो सूर्य भगवान है। तो आप सूर्य को सबसे पहले महत्व देंगे
क्योंकि सूर्य के कारण ही इस सृष्टि की संरचना संभव है आपके द्वारा। उन्होंने क्यों? उन्होंने कहा देखिए कि बाकी सारे प्लेनेट आपस में घूम रहे हैं, इधर उधर विचरण कर रहे हैं, सूर्य ही एकमात्र है जो स्थिर है, और जो स्थिर रहता है वो अच्छे से समझ सकता है, अच्छे से सोच सकता है, अच्छे से डिसीजन ले सकता है। बाकी किसी प्लेनेट में ये अक्षमता नहीं है कि वो उतनी अच्छे से इसको सोच सके, समझ सके, विवेचन कर सके। तो उन्होंने, इसलिए मैं चाहता हूं कि सबसे पहले आप सूर्य भगवान को आप जो है सर्वप्रथम राजा के रूप में अपॉइंट करें। तो राजा के रूप में क्यों अपॉइंट करें? क्योंकि किसी भी कुंडली को बनाने से पहले आप देखोगे कि वर्ड आता है असेंडेंट। असेंडेंट का मतलब होता है राइजिंग। राइजिंग का मतलब क्या होता है? सन का राइजिंग, सूर्य का निकलना। तो जो सूर्य निकलता है, आप देखोगे, मैं एग्जांपल देता हूं कि कैसे होता है। आप जैसे मैं उदय जी आपको बताऊं, आपका जन्म सपोज को कनाडा में होता है, कनाडा में आपका जन्म हुआ है, तो आपका जो, परंतु सूर्य उस वक्त रात का अंधेरा था, सूर्य जो था वो इधर इंडिया की तरफ को था, ठीक है। तो ये जो पूरी पृथ्वी है, इसको अगर आप 12 राशियों में डिवाइड करें, और कनाडा की मैं पहली राशि बोलता हूँ कि सपोज करो वो पहली राशि थी, फिर उसके बाद से नीचे आते हुए अमेरिका की तरफ दूसरी राशि आती है, फिर इधर 30 डिग्री पर आगे जाके साउथ अफ्रीका आता है, फिर इधर 30 डिग्री ऐसे आकर के ऐसे कर करके सपोज करो इंडिया तक आते आते छठी राशि आ जाती है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सूर्य कहाँ उदय हो रहा था? इंडिया की तरफ, जहां पर की छठी राशि आ रही थी। जन्म आपका कहाँ हुआ? कनाडा में हुआ। तो आपकी कुंडली क्या बनेगी कि जहां उदय सूर्य हो रहा था, तो 6 नंबर आपके में पहला आ जाएगा। जो आप असेंडेंट बनेगा, उसको असेंडेंट जिसको हम राइजिंग बोलते हैं, तो वो आपका सन बनेगा। सन कहाँ राइज हो रहा था? वो 6 नंबर में राइज हो रहा था, ठीक है। तो इसको हम टाइम के हिसाब से है, कितने बजे जन्म हो रहा है, तो सूर्य उदय हुआ जैसे जो 6 बजे, उसके बाद दूसरे घर में, नहीं, 6 तीसरे घर बजे में, नहीं, ऐसे नहीं 6 बजे नहीं। आप सपोज करो, जैसे मैं आपका एग्जाम्पल लेता हूँ आपका, सपोज करो इस वक्त आप लंदन में हैं, और आपका आज लंदन में जन्म होता है, ठीक है जी। और इसी वक्त जो है सूरज जो है वो जापान में उदय हो रहा है, उधर अंधेरा है। आपका सपोज करो लंदन में उस वक्त 10 बज रहे हैं, रात के 11 बज रहे हैं, अंधेरा है, मगर सूरज कहीं ना कहीं पृथ्वी पे कहीं ना कहीं तो रोशनी डाल रहा है। हाँ जी। तो वो जो रोशनी डाल रहा है वो सपोज करो जापान के हिस्से पे डाल रहा है, अच्छा, हाँ। ठीक है। तो जो जापान के हिस्से पे डाल रहा है, तो अगर इस पूरी पृथ्वी को 360 से डिवाइड करता हूँ, डिवाइडेड 12 करता हूँ, 30-30 डिग्री के अंतराल पर सूर्य घूम रहा हाँ जी। है। तो जो रोशनी डाल रहा है सूर्य, जापान पर रोशनी डाल रहा है, सपोज करो वो राशि घूमते घूमते वहां पर 5 नंबर की आ रही है, 6 नंबर की आ रही है। तो और आपके यहाँ पर वो 1 नंबर की राशि है। मतलब उस पूरी पृथ्वी पे अगर हम एक फिक्स उसमें डिसाइड कर लें कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, जो कि फिक्स है, वो फिक्स है, राशियां फिक्स हैं, 1 2 3 4 5 वो फिक्स हैं। तो उस हिसाब से जापान में सपोज करो 6 नंबर की राशि आ रही है, और आपका लंदन में जन्म हुआ है जहां पर की 1 नंबर की राशि आ रही है, तो इसमें हम क्या बोलेंगे कि आपका असेंडेंट जो लग्न है वो 6 नंबर हो गया, और सूर्य आपकी 1 नंबर की राशि में बैठ गया। मतलब जहाँ पे जिस राशि में सूर्य उदय हो रहा है वो लगन बन जाता वो है। लगन बन जाएगा, भले ही आपके यहाँ अंधेरा हो, भले ही आपके यहाँ सूरज हो, भले ही आपके कुछ भी हो। अच्छा, क्योंकि सूरज कहीं ना कहीं उदय उस हो रहा, राशि, जी जी जी, उस परफेक्ट। राशि में, कि नहीं कि आपका जन्म सनराइज के टाइम पे हुआ है, नहीं इससे नहीं नहीं रिलेशन। नहीं नहीं नहीं, आपका जन्म सनराइज से मतलब नहीं है। कहीं ना कहीं जिस भी उस राशि में उसका जन्म हो रहा हो, उदय हो रही होगी वो राशि में, वो आपका लग्न बन जाएगा। परफेक्ट, थैंक यू, बहुत अच्छे से समझा दिया आपने, ये क्लियर नहीं था मुझे। अच्छा अच्छा। हाँ, थैंक यू। तो अभी अच्छा, अब यहाँ पर ब्रह्मा जी ने एक और बीच में एक बात रहेगी, तो ब्रह्मा जी ने बोला कि अगर मैं इन सबको डिपार्टमेंट दे देता हूँ, तो मुझे तो कंट्रोलिंग चाहिए, कभी ये
डिपार्टमेंट के ही हेड जो हैं कुछ गलत काम करने लगे, तब आप कैसे करेंगे, इनको कंट्रोल कैसे करेंगे? तब यहाँ पर जाकर के नक्षत्रों का बना उदय हुआ। आप जानते हैं कि एक नक्षत्र को बनने में 7 से 14 सूर्य का इस्तेमाल होता है, 7 to 14 सन। आप अगर किसी एक कोई भी नक्षत्र उठा लीजिए, उसका एक मैप बना होता है। रोहिणी ले लीजिए, कृतिका ले लीजिए, उत्तरा फाल्गुनी ले लीजिए, तो आप देखो वहां डॉट 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 करके लाइन बनी होती है, उनको लाइन को जोड़ दिया जाता है। तो वो क्या है, वो हमारे सौर मंडल के भी ऊपर जो सूर्य हैं, जो लाखों गुना बड़े हैं, जो स्थिर हैं, दे आर नॉट मूविंग, उनकी जब लाइनिंग को डिजाइन करते हैं तो दे आर नक्षत्र। वो नक्षत्र हमारे प्लेनेट को कंट्रोल करते हैं, और उसी प्लेनेट के आधार पर फिर हमारा लाइफ कंट्रोल होता है, हमारा जीवन कंट्रोल। मतलब एक हमारे जीवन के कंट्रोल करने के लिए ब्रह्मा जी ने कितना विस्तृत रूप बनाया कि सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा, पूरा सौर मंडल के ऊपर भी आप मैं उनको एवरेज अगर 10 सूर्य भी एक नक्षत्र में ले लें तो 27 नक्षत्र आते, 270 सूर्य है, 270 सूर्य, वो भी हमारे सूर्य से लाखों गुना बड़े, और वो भी पूरे आकाश में इस तरह से। तो वो नक्षत्र है, उन पर हम बहुत डीप में बाद में जाएंगे क्योंकि वो बहुत लेंदी पड़ जाएगा बताया। तो यहाँ पर जाकर के तो ब्रह्मा जी ने इंटरव्यू के लिए सबसे पहले सूर्य को बुलाया। तो सूर्य को क्या बोला कि आपको मैं एक उपाधि देने वाला हूँ या एक डिपार्टमेंट देने वाला हूँ, आप बताइए आपके अंदर क्या क्या क्षमताएं हैं। तो सूर्य भगवान बोले कि मेरी नियति फिक्स है, मैं एक ही काम 24/7 करता ही करता हूँ, रोशनी देना मेरा काम है, मेरे पास जो आएगा मैं उसके अंधकार को मिटाऊंगा ही मिटाऊंगा, और यही राजा का काम होता है। राजा का काम ही होता है अपनी प्रजा के अंधेरों को दूर करना, अपनी प्रजा को रोशनी में रोशन करना। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी बोले ठीक है, आप अपनी प्रजा के लिए सब एक समान कार्य करेंगे, इसलिए आपको 7वीं दृष्टि दे रहे हैं। और जिस घर में जहां पर भी आपको रोल दिया जाता है, आपको राजा का रोल दिया जाता है, राजा का कर्तव्य ही होता है अपनी प्रजा की देखभाल करना, अपनी प्रजा के लिए काम करना, और साथ में आपको उस आत्मा के संचालन का हम जिम्मेदार भी ठहराते हैं, क्योंकि आप स्थिर हैं और आत्मा भी स्थिर है। आत्मा ना जन्म लेती है, ना उसकी मृत्यु होती है, ना उसको आग में जलाया जा सकता है। तो ये सारी हमने गीता के श्लोक में सुनाई है। क्यों हम ऐसा बोलते हैं? क्योंकि जब आत्मा मुक्त होती है, शरीर से जब आत्मा मुक्त होती है, तो वस्तुतः वो स्थित है, परंतु शरीर विद्यमान नहीं है। वो एक पल में कहीं भी जा सकती है। अब आत्मा को सूर्य जला नहीं सकता, सूर्य पे भी जा सकती है। एक पल में वो आकाश में किसी भी कोने में हो सकती है, एक पल में वो पृथ्वी पे हो सकती है। तो ये सूर्य के गुण हैं। तो सूर्य इसी प्रकार से आपने देखा होगा कि सूर्य जहां पर भी कुंडली में प्रेजेंट है, मैं राजा की बात कर रहा हूं, सूर्य इस पर्टिकुलर कुंडली में जहां भी प्रेजेंट है, वो आपका आत्मिक गुण को रिप्रेजेंट कर रहा है, आपके सोल को रिप्रेजेंट कर रहा है। सूर्य कुंडली में जहां भी प्रेजेंट है, वो आपके सोल को रिप्रेजेंट करता है। मेरी आत्मा किस प्रकार की है? सपोज को कुंडली में सूर्य उच्च का है, वो आत्मा बहुत उच्च की है, बहुत इज्जत लेके आई है, और उसको इस पूरे संसार में इज्जत मिलना तय है। और वो आत्मा अगर नीच की आई, सूर्य नीच का है, तो इस संसार में उसको 0 लेवल से शुरू करना पड़ेगा, उसको पहले से ही बना बनाया फील्ड नहीं मिलेगा आत्मिक रूप से। सूर्य क्या होता है? देखिए, सूर्य रोशनी है, तो रोशनी चमकना मतलब नेम फेम, तो नेम फेम का भी सूर्य होता है। और सूर्य कॉन्फिडेंस के भी कारक हैं, क्योंकि वो स्थिर हैं, और कॉन्फिडेंस अगर डगमगाएगा तो वो स्थिर नहीं हो सकता। तो स्थिर होना
दैट मीन्स स्टेबल होना, वो सूर्य का गुण है। किसी भी प्लेनेट के बारे में जब हम इस कुंडली में हम आगे पढ़ेंगे, उस पर्टिकुलर प्लेनेट के बारे में पूरी संरचना, उसका ग्रह क्या काम करता है, वो ग्रह कैसा है, किसको रोशनी दे रहा है, अंधेरा दे रहा है, क्या कर रहा है, किसी दूसरे की रोशनी ले रहा है, कैसे कर रहा है, वो सब रिप्रेजेंट हम उस प्लेनेट की अगर हम स्टडी कर लें। अब जैसे मैं 4 गुण आपको बताता हूँ, एकदम से सूर्य को देखकर क्या लगता है कि एक नियत समय पर उठता है, एक नियत समय पर निकलता है, ठीक है जी। दूसरा, रोशनी देता है। तीसरा, सर्दी की धूप में बहुत अच्छा लगता है, गर्मी की धूप में ये जला देता है, ये अंदर से पूरा जलता रहता है, कोई इसके नजदीक नहीं जा सकता, सूर्य किसी के नजदीक नहीं आ सकता। तो ये सारे गुण आप कोरिलेट करेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि कुंडली में सूर्य क्या रोल प्ले करता है। और सूर्य की तरह अगर आपको चमकना है, सूर्य की तरह मतलब नेम फेम कमाना है, अंदर से आपको जलना पड़ेगा, अंदर से वो जज्बात, वो फाइटिंग फैक्टर आपको लेके आना पड़ेगा, जिससे कि आपका नेम फेम हो। बहुत सारे जो संसार में आप देखते हैं, यार देखो कितना अच्छा गया, अरे यार उसकी हिस्ट्री तो देखो, उसने कितने अपने आप को जलाया होगा, कितने कठिनाइयों का सामना किया होगा उसने, तब जाकर के वो इस लेवल पर पहुंचा है। तो यही तो सूर्य का गुण है, वो अपने अंदर पूरी शक्तियां जलाता है, सब कुछ करता है, उसके बाद से जब चमकता है तो लोगों को दिखता है कि यार देखो कितना बढ़िया शानदार हमको वो कर रहा है। इस घर से रिलेटेड में अगर वो कोई संबंध है, किसी कोई घर में बैठा है उसका संबंध है, तो वो संबंध, वो करीबी उसके जितना नजदीक आना शुरू करेगा, वो एकदम से उससे दुश्मनी बोल ले लेगा, भाई आप जल जाओगे। आप सपोज करो कि तीसरे घर में सूर्य बैठ गया है, तो छोटे भाई बहन अगर आपके बहुत ज्यादा क्लोज आना शुरू हो जाएंगे तो एक नई में फाइटिंग भी शुरू हो जाएगी, तो जला देगा, अनलेस अंटिल कि वहां सूर्य मित्र राशि है या उच्च के नहीं बैठे। अगर शत्रु राशि या वैसे राशि है तो वहां पर वो जला देंगे। तो इसलिए सूर्य के इन गुणों को, मतलब एक में हम इसको बहुत आगे डिटेल में पढ़ेंगे, अभी हम इसमें खाली ये समझ रहे हैं कि रुद्र राजा बनाया गया है सूर्य को, तो फर्स्ट हाउस का हमने राजा बना दिया। अब आप देखो कि काल पुरुष की कुंडली जो बोलते हैं, तो 1 से लेकर के 12 तक, और सूर्य को सबसे पहले बुलाया गया, सूर्य को सबसे पहले बुलाया गया, और सूर्य को बोला आप राजा है, आपको हम राजा की उपाधि दे रहे हैं, क्योंकि आप स्थिर हैं, आपको हम पहले घर के लिए विराजमान करते हैं। तो इसलिए पहले नंबर पे सूर्य, वो कहते हैं ना पदवी दे दी गई तो उच्च के हो गए। फर्स्ट हाउस में पहला जहां नंबर लिखा रहेगा वहां सूर्य उच्च के हो जाएंगे, 1 नंबर जहां लिखा रहेगा वहां पर सूर्य उच्च के हो गए, क्योंकि सबसे पहले इंटरव्यू के लिए उनको बुलाया गया, और उनको बुलाने के बाद उनको पदवी दे दी कि फर्स्ट हाउस में आपको सुशोभित कर रहे हैं, आप पदवी संभालिए, और वहीं से लग्न का आरंभ भी होता है। तो जिस कारण से यहाँ पर ये सूर्य विद्यमान हो गए, उच्च के होकर के हो गए। उच्च का होने का मतलब क्या होता है? उच्च का होने का मतलब है कि आपके लिए पहले से ही प्लेटफॉर्म मौजूद है आपको सम्मान मिलने का, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 7वें घर में सपोज करो सूर्य उच्च के हो गए, 7वां घर किसका है? पत्नी का है, पत्नी के घर का है, आपको ससुराल में सम्मान मिलेगा, आप एक राजा की तरह पूजे जाएंगे, और वहीं पर वो नीच के हो जाए, आपको कोई ससुराल चले जाए, कोई पूछेगा भी नहीं आपको। तो कहने का मतलब है कि हम इस तरह से इन चीजों को कोरिलेट, हम ये जो हम पढ़ रहे हैं कि फर्स्ट हाउस में हमने पहले सूर्य को, मैं इस समय मंगल को भी बुला सकता था, बुध को बुला सकता था, परंतु ये सारा सिस्टम है, इससे आपको फ्रेंडशिप समझ में आएगी, प्लेनेट की उच्च की अवस्था, नीच की अवस्था, ये सारी चीजें आपको इसी स्टोरी के माध्यम से बिल्कुल क्लियर समझ में आती रहेंगे। आपको इस क्लास के बाद किसी चीज की रटने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको घर का पता चल गया, कुंडली उदय कैसे होती है पता चल गया, आपको ये पता चल जाएगा कि इस स्टोरी में कौन किसका मित्र है, कौन किसका शत्रु है, और यहीं पर आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सा ग्रह कहाँ पर जाकर के उच्च का हो जाता है और कहाँ पर जाकर वो नीच का हो जाता है, ठीक है।
तो यहाँ पर जब सूर्य को बुलाया गया, उनकी उपाधि दे दी गई, उनको बुलाया कि ठीक है आप जो है ये डिपार्टमेंट संभालिए, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट आप रहेंगे और आपको हम राजा की पदवी देते हैं, आप प्रजा के राजा हैं। प्रजा मीन्स आपके लिए इस पृथ्वी पर जितने भी जीवन हैं, इसमें खाली मनुष्य ही नहीं है, पेड़ पौधे जंतु सब आ गए हैं, क्योंकि उसी के हिसाब से उन सबका जन्म, उन सबका निर्धारण, उन सबका सब एक राजा की तरह आप उनका अनुपालन करेंगे। इसके बाद आता है इंद्र जी ने बुलाया कि अब बताइए किसको बुलाते हैं। उन्होंने कहा बोला अब हम जो है चंद्रमा को बुलाते हैं। ठीक है, चंद्रमा को बुलाइए। अब चंद्रमा को बुलाया गया, इंद्र जी से पूछा कि आप चंद्रमा को क्या देना चाहते हैं। उन्होंने बोला कि जिस प्रकार से सूर्य पिता है, प्रजा के पिता के रूप में कार्य करते हैं, इसी तरह से ही पिता कभी कभी हार्श हो जाते हैं, कभी कभी वो कठोर हो जाते हैं। तो हमें प्रजा को संभालने के लिए एक सौम्य की चीज की भी जरूरत पड़ेगी, जो प्रजा को एक समान दृष्टि से देखे मगर साथ में कल्याणकारी भी हो। जब प्रजा रोए तो कोई संभालने वाला भी होना चाहिए। तो यहाँ पर हम चंद्रमा को माता का दर्जे के रूप में स्थापित करना चाहते हैं। जैसे सूर्य को पिता के रूप में स्थापित किया है, उसी तरह से चंद्रमा को माता के रूप में स्थापित कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम देखो प्लेनेट के कारक तत्वों का भी विवेचन कर रहे हैं, कारक तत्वों का भी डिस्कशन कर रहे हैं। तो यहाँ जाकर के चंद्रमा को भी ब्रह्मा जी ने बोला कि देखो, जिस प्रकार से सूर्य देवता को प्रजा के हित में कार्य करने के लिए एक समान दृष्टि दी है, उसी प्रकार से आप माता के कारक के रूप में होने के कारण से प्रजा के, आपको भी मैं एक ही दृष्टि देता हूं, दैट इज 7 दृष्टि, जिससे कि आप एक समान दृष्टि से अपने सभी प्रजापालकों का आप ध्यान रख सकते हैं। तो चंद्रमा, अब हम चंद्रमा के बारे में बात करते हैं। देखिए चंद्रमा क्या है। चंद्रमा में अपनी खुद की रोशनी नहीं है, वह पिता के सानिध्य से जाकर के ही उजागर होता है और पिता की एब्सेंस में होकर के ही डूब जाता है। मीन्स मावश और पूर्णिमा, सूर्य की रोशनी पड़ी तो चंद्रमा डिफरेंट स्टेजेस में आपको आकर के नजर आएंगे, और सूर्य की रोशनी नहीं पड़ी तो चंद्रमा ढलते हुए नजर आएंगे, दैट इज अमावस्या की तरफ चले जाए। तो यहाँ पर आप देखोगे कि चंद्रमा जो होते हैं वो सूर्य के बिना अधूरे हैं और सूर्य के साथ ही पूर्ण है, तभी पूर्णिमा और अमावस्या का इसमें निर्माण हुआ है। उनके अपने खुद के नहीं है, अपने खुद का उनके अंदर जलन या तपन नहीं है, तो इसलिए उनको कूल बोला गया, शांत, ठंडा, कूल। ठीक है, क्योंकि इनके अंदर अपना खुद का अपना गर्माहट नहीं है। तो इसीलिए चंद्रमा जहां भी बैठते हैं वहां पर जाकर ठंडकता प्रदान करते हैं। जैसे सूर्य जहां बैठते हैं वहां की रोशनी उजागर कर देते हैं, चंद्रमा जो होते हैं वहां पर बैठ करके उसकी ठंडकता को लेकर के आ जाते हैं। और कई मामलों में तो ये, जैसे माता अपने बच्चे के कुछ कर्मों को छुपाती है जिसे पिता से डांट ना पड़े, उसी प्रकार से चंद्रमा भी किसी किसी घरों में यही काम करते हैं, छुपाते हैं उस कुछ घरों की गलतियों को। चंद्रमा उजागर नहीं होने देते, क्योंकि माता का भी वही कर्तव्य है कि पिता के द्वारा दृष्ट होने पर इसको तकलीफ होगी, जिसके कारण से कुछ मामलों में चंद्रमा आप छुपाते हैं। तो चंद्रमा जो होते हैं वो कूल हैं। चंद्रमा पर देखिए कि धब्बा भी है। तो जनरली जैसे दो चीजों को सुंदरता का उपाधि दी गई है, शुक्र को और चंद्रमा को। तो दोनों की सुंदरता की उपाधि में डिफरेंस क्या है? सौम्यता का डिफरेंस है। चंद्रमा सौम्य है और शुक्र ब्यूटीफुल है, सुंदर। तो एक चेहरे पर देख करके बड़ा कूल, शांत स्वभाव, इतना यार इससे बात करके अच्छा लग रहा है, ये सब चीजें चंद्रमा देते हैं। और एक ब्यूटीफुल, सुंदर, वाह, वो शुक्र देते। तो सौम्यता और ब्यूटीफुल में, सुंदरता में ये डिफरेंस है। अदरवाइज दोनों अगर लगन में बैठ जाएं, चंद्रमा भी बैठ जाए, शुक्र बैठ जाए, तो क्या डिफरेंस होगा कि चंद्रमा सौम्यता दे देंगे उसके अपीयरेंस में, और शुक्र उसके अपीयरेंस में ब्यूटीफुल, सुंदरता वो दे देंगे। तो चंद्रमा जो है सौम्यता देते हैं, कूल है। और चंद्रमा क्या है कि चंद्रमा पानी को भी रिप्रेजेंट करते हैं।
तो जिस घर में बैठ जाते हैं उसी के अनुसार ढल जाते हैं। जैसे माता अपने बच्चों के साथ ढल जाती है, जैसे जैसे एज फैक्टर होता है, लड़की के साथ वो दोस्त बन जाती है, अपनी लड़की के साथ वही माता जो है दोस्त बन जाती है। फिर वो माता और पुत्री नहीं है, पर जहाँ डांटने का अवसर आएगा वहाँ माता रहेगी, मगर एज जनरल वो ढल जाती है। इसीलिए कोई भी रिलेशंस ले लीजिए, कोई भी रिलेशंस ले लेंगे तो जिस प्रकार से पानी जो है कटोरी में कटोरी का रूप ले लेता है, गिलास में गिलास का रूप ले लेता है, थाली में थाली का रूप ले लेता है, उसी प्रकार से यहाँ पर चंद्रमा भी जिस घर में बैठते हैं उसी घर के अनुसार कार्य करना शुरू करते हैं, मतलब उसमें ढल जाते हैं, ढल करके अपना कार्य वहां पर वो करने लगते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो चंद्रमा को बुलाया सेकंड नंबर पर बुलाया गया है, तो काल पुरुष की कुंडली में जो पहला घर है 1 हो गया, दूसरा घर 2 हो गया, तो वहां पर उनको उपाधि दी गई कि आप जो है इसका संभालिए। तो वहां 2 राशि में चंद्रमा उच्च के हो जाते हैं। सेकंड राशि जो वृषभ राशि होती है वहां पर चंद्रमा उच्च के हो गए। तो पहली राशि जिसमें कि सूर्य उच्च के थे, सेकंड राशि जिसमें चंद्रमा उच्च के हो जाते हैं। यहाँ तक तुलिका जी आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि आप बिल्कुल नए हैं? कोई प्रॉब्लम आपको? ठीक है। तो दीपक जी, जैसे आपने बोला कि पहली राशि में वो सूरज उच्च के हो जाते हैं, मींस एरिस में, जब एरिस में आते तो एरीज में, तो जब भी वो टॉरस में आएंगे, मून आएंगे तो टॉरस में वो उच्च हो जाएगा, मून उच्च का हो जाएगा। वो अभी हम कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से बात कर रहे हैं। फिर आपकी कोई भी कुंडली होगी जहां पर 1 नंबर होगा वहां पर सूर्य आ गए तो उच्च के हो गए, कहीं भी 2 नंबर होगा कुंडली में वहां पर चंद्रमा आ गए तो उच्च के हो गए। ठीक है। हाँ। और दीपक जी, सन के लिए आपने ये बोला था कि वो आत्मा है, तो जहाँ जिस भी राशि में जिस भी घर में सन बैठेगा तो वहां क्या हमारी आत्मा बसेगी, तो क्या हम बहुत अटैच्ड होंगे उस घर से? राइट। हमारा देखो 2 तरह से होता है। मेरा मन जैसे चंद्रमा जो होता है, मैं इस पर आने वाला था अभी। चंद्रमा जहां बैठ गया मेरा मन वहां लगा रहेगा, और सूर्य जहां बैठ गया अंदर का मेरा जो वो है कि ये बिल्कुल अंदरूनी इच्छा जिसको हम बोलते हैं वो सूर्य कहता है, और मन जो होता है वो चंद्रमा बोलता है। सपोज करो कि चंद्रमा किसी का एग्जांपल से डिफरेंशिएट करके बताइए हाँ, कि हाँ, मैं क्या करना चाहूंगा, सन जहां बैठा है और मून जहां बैठा है। ठीक है। चंद्रमा सपोज करो किसी के सेकंड घर में बैठ गया, तो मन हमेशा उसका क्या रहेगा, कुछ भी काम करने के लिए क्या करे कि यार पैसे कमाऊं, यार फैमिली से अलग ना हो, फैमिली की तरफ ध्यान, यार वो मेरे बारे में क्या सोचेगी, यार उसकी तकलीफ मुझसे नहीं देखी जाएगी, यार ये वो जो ना मम्मी को कुछ ना हो जाए, यार पिताजी को कुछ ना हो जाए, या भाई को, वह कुटुंब के रूप में वो सोचता रहेगा, उनकी तकलीफ ना हो इसके लिए बारे में सोचता रहेगा। मन हमेशा उसका उधर लगा रहेगा, कुटुंब की तरफ लगा रहेगा, भले ही वो दूर हो। मैं कहता हूँ आप ऐसे व्यक्ति को आउट ऑफ इंडिया भेज दीजिए, कहीं भेज दीजिए, दूर हो जाए, फोन पर बात करके पता करके मन अगर उसको लगे थोड़ा सा तकलीफ है, या उनके लिए ऐसा कुछ करेगा कि जिससे कि वो एंजॉय कर सके या उनके लिए काम कर सके, तो चंद्रमा ही कहता है। मन में वो चलता रहेगा, मन हाँ, में मन उसके वो बिल्कुल। सपोज करो कि सूर्य बैठ गया है आपके, कोई भी घर आप बोल लीजिए किसमें बैठा है, थर्ड हाउस, थर्ड थर्ड हाउस, हाउस में। थर्ड हाउस में बैठ गया। तो सूर्य जो होता है थर्ड हाउस में बैठने से क्या करता है कि मैं आंतरिक उस आत्मा की क्या है कि परिश्रम करने की इच्छा है, ये भी करूं मैं, ये भी करूं मैं, वो भी करूं मैं, ये कार्य भी करूं मैं, वो कार्य भी करूं मैं, क्योंकि परिश्रम का घर है। और सूर्य ने वहां बैठ करके पूरा उजाला कर दिया। जनरली क्या होता है कि मान लो सपोज करो कि जैसे तीसरा, छठा, 8वां, 12वां, इन घरों में अगर मान लो हम बहुत हाई उच्च के प्लेनेट अगर बैठ जाते हैं तो यही घर हमको तकलीफ भी देते हैं, तो उच्च की तकलीफ देंगे हमको। और सूर्य थर्ड हाउस में बैठ करके हमसे परिश्रम बहुत कठिन कराएंगे, हमें तरफ लेके जाएंगे, हमें जुझारू बना देंगे। छोड़ना नहीं है, चीजों को लगे रहना है। आपको भले ही ऐसे व्यक्ति बीमार कितने पड़ जाएं, मगर अगर सपोज करो घर में 10 मेहमान आ गए, पूरा करना है, खाना बनाना है, सबके लिए देखना है, ये करना है, वो करना है, मतलब वो उनकी आत्मा पूरा उनको आराम से बैठने नहीं देगी। मतलब उस घर का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा हो जाएगा, उस घर का काम करना है, उस घर का काम करना ही करना है, आत्मिक रूप से वो उस घर के लिए काम करेगा ही करेगा।
तो इसके बिल्कुल आपने सही बोला। मेरा सूर्य 3rd हाउस में है और मुझे स्लिप डिस्क हुआ था और मेरी डॉक्टर ने आके मुझे बोला बेड रेस्ट कंप्लीट। और मेरे घर मेरे गुरु आ रहे थे और 200 लोगों का प्रोग्राम था। मैंने कहा सवाल ही नहीं पैदा होता लेटने का, बेल्ट दो कुछ भी दो, मेरे को तो खाना बनाना है। मैंने 200 लोगों का खाना बना के प्रोग्राम किया था। 200 का आपने अकेले ने बनाया? मतलब भाई भाई बुला हाँ ली हाँ हाँ साथ में। हाँ, मंदिर का तो प्रसाद खुद ही बनता है, तो जो भी हेल्प ले सकी थी 2-3 लड़कियों को बुलाया। जी जी। और मैंने कहा मैं तो लेट ही नहीं सकती, सवाल ही नहीं पैदा होता, बनाना ही बनाना है। हाँ तो आपने बिल्कुल सही बोला। हाँ, तो एक्चुअली सूर्य वो आत्मा, वो आत्मिक गुण देखो, जैसे मन होता है, मन को तो फिर भी हम साध सकते हैं मेडिटेशन के द्वारा या किसी द्वारा। आत्मिक गुण जो आत्मा जो है ना, वो तो आपके पास आकर के आएगी, वो तो चली गई है, मतलब वो तो अपने कर्म सिद्धांत को लेकर के आई है और कर्म सिद्धांत को लेकर के जाएगी। जैसे मैंने पहले भी बीच में एक डिस्कशन में बताया था कि आत्मा जब भी आती है 8 चीजें लेके आती है और 8 ही चीजें लेके चली जाती है। 5 इंद्रियां, 6ठा मन, 7वीं बुद्धि और 8वां कर्म। तो 5 इंद्रियां जो होती हैं, 5 इंद्रियां क्या है? आंख, मुंह, नाक, कान, त्वचा, जीवा। तो ये जिस प्रकार से हम टेस्ट कर रहे हैं आज इस जीवन में, सपोज करो मुझे नमकीन खाने का बहुत अच्छा शौक है, मीठा खाने का उतना मुझे शौक नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि ये परिवार से मेरे चलता आ रहा था इस वजह से ऐसा हुआ। मेरे परिवार में सबसे ज्यादा मीठा खाते हैं, मैं ही अकेला ऐसा हूं जो मीठा नहीं खाता। क्यों? क्योंकि ये आत्मा वो गुण, ये इंद्रियों के गुण लेकर के चलती आ रही है कई जन्मों से लेकर के। तो वो इस तरह से 5 इंद्रियां, मैंने कैसा सुना, कैसा खाया, कैसा पिया, वो सारे इंद्रियों के गुण जो हैं हमारी आत्मा के अंदर इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं। और वो जब आत्मा दूसरी जगह जन्म लेती है, उन इंद्रियों को लेकर के काम आगे बढ़ना शुरू हो जाता है। तो 5 इंद्रियां। 6ठा मन। हमारा मन किस प्रकार का है, हमारे मन में किस प्रकार के विचार रहे हैं। 6ठा मन। 7वां बुद्धि। आप देखोगे कि एक ही परिवार में 2 बच्चे हैं, एक एजुकेशन बहुत स्ट्रांग है और एक बिल्कुल नहीं पढ़ पा रहा है, ठीक है, जबकि सेम माता पिता, सभी एक किचन का खाना खाते हैं, एनवायरनमेंट सेम है, स्कूल सेम है, टीचर सेम है, सब कुछ सेम है। तो क्यों? क्योंकि बुद्धि दोनों अलग अलग उसमें लेकर के आए हैं, किसी ने उसको डेवलप कर लिया है आत्मिक गुण वाले ने, किसी ने नहीं डेवलप किया। तो 5 इंद्रियां, 6ठा मन, 7वां बुद्धि, 8वां कर्म। क्योंकि हमारा अभी भी जन्म हुआ है, दैट मीन्स कभी हमें कर्मों का और निदान करना है, तभी हम मोक्ष की प्राप्ति होंगे। तो कर्मों का देखा जाओ तो ये 8 चीजें हमेशा एक आत्मा लेके आती है और एक आत्मा ही इन चीजों को लेकर के चली जाती है। तो यहाँ पर जो चंद्रमा देखिए, चंद्रमा जो उच्च के बनेंगे 2nd हाउस, सेकंड राशि में, सॉरी 2nd राशि में। अगर चंद्रमा उच्च का है तो इट मीन्स कि वो मदर से ज्यादा अटैच्ड है। 2nd हाउस देखिए, चंद्रमा उच्च का होने से का कारण, जैसे सूर्य को उच्च का होने वाले इसको राजा की उपाधि देगी। दैट मीन्स कि आपकी कुंडली में अगर सूर्य उच्च के बने हैं तो आप उस घर से रिलेटेड में आपको मान सम्मान प्राप्त हो गया। आपको जो सपोज करो सूर्य आपका 9th घर में उच्च का है, तो गुरुओं के द्वारा आपका सम्मान पहले से ही, मतलब आप उनके इक्वल हो गए, गुरु के इक्वल हो गए, आपको सम्मान वहां से मिलेगा, पिता के द्वारा आपको सम्मान मिलेगा। आप 4थे घर में उच्च के हो गए तो माता के द्वारा सम्मान या कुटुंब के द्वारा सम्मान, पर आपको व्हीकल, ये गाड़ी जो सी सजेबल है, उन सब में आपको चीजें बहुत उच्च की मिलेंगी। मेटेरियलिस्टिक चीज ले लीजिए, सम्मान ले लीजिए, वो जहां भी सूर्य उच्च के बनेंगे वहां पर उन सब चीजों को मेटेरियलिस्टिक के साथ साथ आत्मिक चीज भी आपको उच्च की मिलेगी। सेम चीज चंद्रमा के साथ है। चंद्रमा मेरा मन, मतलब चंद्रमा जहां पर उच्च के बने हैं, जिस भी घर में उच्च के बने हैं, उस घर से मतलब आपको मन की शांति, मन का सम्मान आपको वहां से मिल रहा है। आपको सबसे अच्छा लगेगा वहां पर होना, उस घर से रिलेटेड आपको रिजेंबल होना बहुत ही अच्छा लगेगा। तो घूमते फिरते जब भी, कई बार क्या होता है कि हम कहीं और जा रहे हैं, परंतु जब भी आप किसी एक पर्टिकुलर जगह पर जाते हैं, अगर वो चंद्रमा वहां पर उच्च के रिजेंबल करते हैं, तब आप देखो कि वहां पर बड़ा अच्छा लगता है, मिलना जुलना सब कुछ, उससे बात करना किसी व्यक्ति से, तो वहां पर चंद्रमा उच्च के हो जाते हैं। तो एक ही घर दिया गया जी सभी को इस हिसाब से, जैसे हाँ उच्च, हाँ उच्च के लिए, नीच के लिए, मित्र के लिए, शत्रु के लिए जो है वो एक ही घर दिया गया। सो बेसिकली अगर सन कभी भी एरिस में जाएंगे तभी उच्च के होंगे, नहीं तो। हाँ, इसमें एक डिफरेंशिएशन और है जो कि हम आगे आने वाली बात करेंगे कि कितने डिग्री पर वो उच्च का होगा और कितने डिग्री पर वो उच्च का नहीं माना जाएगा, क्योंकि टोटल 30 डिग्री है, 30 डिग्री में उच्च का नहीं होगा वो।
पर अभी हम इन जनरल जो है हम ये, पर अगर इन जनरल हम प्रैक्टिस में अभी इसी को निर्धारित कर लिया और आप जहां भी सूर्य को बैठा देखे आप अभी उसको उच्च का ही मान के चलिए, क्योंकि अगर हमें अभी हम बहुत बारीकी में चले जाएंगे तो हम कंट्रोल छोड़ देंगे फिर चीजों का। ठीक है। तो यहाँ पर अगर एरीज में पहली राशि जो होती है वो एरीज राशि होती है, वहां पर जाकर के सूर्य हमेशा उच्च के ही होंगे। सेकंड टोरस राशि होती है, टोरस राशि वृषभ राशि, उसमें चंद्रमा उच्च के ही होंगे, क्योंकि यहाँ पर सम्मान मिल दिया गया। अब देखिए, अब बुलाया गया बुध जी को, बुध महाराज को। अब बुध तो चूंकि एक तरह से गुप्तचर की तरह काम कर रहे हैं। अब जो गुप्तचर की तरह काम कर रहा होता है उसको लेकर के हम कभी भी हाईलाइट में नहीं ला सकते। हाँ, तीसरे घर में एक्चुअली देखिए उनको 2 राशि इसलिए दी गई थी क्योंकि उन्होंने दोनों तरफ से काम किया था कि आप जो है देवताओं की तरफ से भी काम कर रहे हैं और उनकी तरफ से भी काम कर रहे हैं, तो एज ए सम्मान के रूप में उनको तीसरा घर भी दे दिया गया और उनको छठा घर भी दे दिया गया। और वो उच्च के कौन दोनों में रहेंगे जी? नहीं, वो छठे घर में रहेंगे। उनमें छठे घर में मूल त्रिकोण भी रहेंगे और उच्च के भी रहेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर हमने 3 प्लेनेट का डिस्कशन कर लिया है। हमने सूर्य का कर लिया है, चंद्रमा का कर लिया है और हमने यहाँ पर बुध का कर लिया। अब यहाँ पर देखिए, अब चंद्रमा को उच्च की राशि तो देगी थी दूसरी राशि, परंतु जब हम कार्य क्षेत्र देख रहे थे तो कार्य क्षेत्र में हमने देखा था कि चौथा घर जो होता है वो माता को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसलिए चंद्रमा को बोला कि आप जो है डिपार्टमेंट जो हेड करेंगे वो आप चौथे घर को डिपार्टमेंट हेड ऑफ द डिपार्टमेंट आप चौथे घर के बने। उच्च के भले ही वो सेकंड घर में होंगे, दूसरे क्योंकि दूसरे नंबर पर उनको बुलाया गया था, परंतु आप चूंकि माता के कारक के रूप में आप हैं चंद्रमा, इसलिए आपको चौथा घर दिया गया है हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के लिए। तो 4 नंबर जो होते हैं, इसलिए वहां पर जाकर के हमने चंद्रमा को हेड ऑफ द डिपार्टमेंट दिया। सेम इसी तरह से सर आनंद बोल रहा हूँ, सॉरी डिस्टर्ब। जैसे HOD फॉर 4th हाउस आपने चंद्रमा को बताया, सूर्य का क्या होगा हाउस? राशि तो पहला राशि। हाँ, उसमें भी हाँ एक एक करके उस पर आ रहा हूँ, वो भी आएगा। हाँ, वो भी आएगा। तो यहाँ पर जो है, जो चंद्रमा को हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जो है वो हमने दिया है चौथा घर, क्योंकि जब हमने हाउसेस पढ़े थे उन हाउसेस में 4th घर जो होता है, चौथा घर जो होता है वो माता का कारक है, माता का होता है। तो इसलिए हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हमने चौथा घर जो होता है वो हमने चंद्रमा को बनाया। इसके बाद आता है 5वां घर। 5वां घर जो होता है वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट सूर्य को दिया गया। उच्च के वो भले ही वहां पर थे, परंतु हेड ऑफ द डिपार्टमेंट उनको 5th हाउस का दिया गया। तो अब हम 3 प्लेनेट के बारे में 5 घर हमारे कवर हो गए हैं, उच्च के और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट अभी हमने पहले घर का भी नहीं बताया, वो मैं इसलिए नहीं बताया, अभी हम उसको आगे आकर के कोरिलेट करूंगा मैं उसको। तो पहले घर में सूर्य को बुलाया था, इसलिए सूर्य वहां उच्च के हो गए हैं, परंतु हेड ऑफ द डिपार्टमेंट उनको पहले घर का नहीं दिया था। सेकंड नंबर पर चंद्रमा को बुलाया गया था, उनको उच्च का वहां पर बोला गया था, उपाधि दी गई थी, परंतु हेड ऑफ द डिपार्टमेंट सेकंड का नहीं दिया गया, फोर्थ का दिया गया। हाँ, तीसरे नंबर पर हमने बुध को बुलाया था। बुध में हमने तीसरे नंबर पर जो बुध को बोला, उनको हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ही दे दिया हमने तीसरे का, और छठे का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट उनको बोला, और उनको बोला कि आप ही के डिपार्टमेंट में ही आप ही को हम उच्च का रखेंगे छठे नंबर पर। चौथे नंबर पर चंद्रमा को हेड ऑफ द डिपार्टमेंट दिया, 5वें नंबर पर सूर्य को हेड ऑफ द डिपार्टमेंट दे दिया। डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आपने देखा होगा कि 1 से लेकर के 6 तक जो भी दृष्टियां गई हैं वो केवल 7 नंबर की अपने आमने सामने की दृष्टि गई है, 1 से लेकर के 6 तक, जिसमें कि सूर्य हो गए, चंद्रमा हो गए और बुध हो गए। तो 1 से लेकर के 6 तक जो है हमने दृष्टियां देख ली, हमने हेड ऑफ द डिपार्टमेंट देख ली, हमने उच्च की पोजीशन देख ली। ठीक है।
तो शुक्र को बुलाया गया, तो शुक्र महाराज से पूछा गया कि बताइए आप क्या क्या कर सकते हैं। आप तो शुक्र महाराज ने बोला कि मैं ब्यूटी हूँ, मैं सुंदरता हूँ, मैं मतलब गुरु भी हूँ। तो ब्यूटी हूँ, सुंदरता हूँ, गुरु भी हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 7th जो होता है जनरली अपोजिट सेक्स को जो रिप्रेजेंट करता है वो 7th हाउस रिप्रेजेंट करता है, और अट्रैक्शन जो होता है वो ब्यूटी से आता है, सुंदरता से आता है। तो यहाँ पर 7th हाउस में जब उनके गुण देखे गए तो उनको रिप्रेजेंट किया गया, उनको बताया गया कि ठीक है, हम आप जो है आपको 7th हाउस हेड ऑफ द डिपार्टमेंट दे रहे हैं, और बताइए अब आपके और क्या आपके गुण हैं। तो शुक्र महाराज ने बोला कि मैं चूंकि लग्जरी का भी स्वामी हूँ, धन धान्य की संपत्ति का भी स्वामी हूँ, तो लग्जरी और धन धान्य संपत्ति के लिए हम 2nd हाउस देखते हैं, तो इसलिए इनको 2nd हाउस भी अलॉट कर दिया गया। एचओडी बना दिया गया। एचओडी, हाँ एचओडी बना दिया। ओके, एचओडी इनको बना दिया गया 7th का और 2nd का। उसके किस में रहते हैं? 7th में रहते हैं। अच्छा, अब आप बताइए, अभी हमने जो 6 पढ़े हैं इनमें से आप जो भी मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया है उसके हिसाब से बताइए कि शुक्र किस में उच्च के होने चाहिए और किस में मतलब उच्च के किस में होने चाहिए? 7th में नहीं 2nd में होने चाहिए। 12 में उच्च के होंगे और 6 में नीच के होते हैं, पर क्यों होते हैं ये आप बताइएगा। हाँ, वो एक्चुअली इसलिए मैं अभी बाकी घरों पे आ जाता तब मैं आपको बताता वैसे, पर ये राइट है कि 12th में उच्च के होते हैं, क्योंकि गुरु ही गुरु के घर में सम्मानजनक स्थिति पाते हैं। बृहस्पति को बुलाया गया, बृहस्पति को बोला कि आप बताइए आप क्या हैं, आप क्या कर सकते हैं। बृहस्पति जी ने बोला कि मैं सात्विक गुरु हूँ। जैसे शुक्र को तामसिक गुरु बोला गया है, इसी तरह से बृहस्पति जी को सात्विक गुरु बोला गया है। तो सात्विक गुरु हैं, ठीक है। तो सात्विक गुरु का क्या काम है? उन्होंने कहा कि मेरा काम है शिक्षा देना। शिक्षा देना काम है, ठीक है जी। और क्या काम है आपका? उन्होंने बोला कि गुरु का काम मेरा है, ठीक है। तो 7वीं दृष्टि तो सबको दी हुई थी, साथ में इनको 5वीं और 9वीं दृष्टि क्यों दे दी गई? क्योंकि 5वीं दृष्टि से ये एजुकेशन को देख रहे हैं, एजुकेशन का कार्य कर रहे हैं, और 9वीं दृष्टि से ये गुरु का कार्य कर रहे हैं। तो इसलिए गुरु महाराज को 5वीं और 9वीं दृष्टि भी एक्स्ट्रा दे दी गई, क्योंकि 5th हाउस से वो एजुकेशन के बनते हैं, बच्चे के गुरु को 5 कार्य बेसिकली ब्रह्मा जी ने दे दिए। 5 कार्य कौन कौन से दिए? कि सबसे पहले बच्चा होना, बच्चे की एजुकेशन का होना, धन कमाना, नौकरी या व्यापार करना और शादी करना। ये 5 कार्य जो है ब्रह्मा जी ने गुरु को दे दिए कि इन कार्यों के आधार पर ही आपको हम दृष्टि अलॉट कर रहे हैं। पहली दृष्टि आपकी 5वीं दृष्टि रहेगी, दूसरी दृष्टि आपकी 7वीं दृष्टि रहेगी, और तीसरी दृष्टि 9वीं दृष्टि रहेगी। 9th से जो धर्म होता है, क्योंकि किसी भी मंदिर, पूजा पाठ स्थल, गुरु हम किससे लेते हैं? 9th हाउस से लेते हैं। तो वहां पर गुरु की दृष्टि अमृत का काम करेगी। 5वें घर जो एजुकेशन का होता है, बच्चे के होने का होता है, वो सब किसके? गुरु की दृष्टि पड़ गई। तो 5वीं दृष्टि गुरु की पड़ गई, और यहाँ पर पड़ गई इनकी दृष्टि 7वीं दृष्टि। तो गुरु को जो है वो 3 दृष्टियां दी गई, 5वीं, 7वीं और आपकी 9वीं दृष्टि। तो गुरु को बोला कि ठीक है, आप हैं विस्तृत। आप देखोगे गुरु जो प्लेनेट हैं वो बहुत विस्तृत है। विस्तृत मीन बहुत सबसे बड़े प्लेनेट हैं। तो इसलिए गुरु जहां भी बैठते हैं वहां की चीजों को बड़ा सोचना, बड़ा करना, बड़ा लेना, ये सारा गुण उस घर में आ जाता है, क्योंकि ये छोटे में है। जैसे शनि जो है संकोची हैं, ये शनि जो है वो छोटा सोचते हैं, लिमिटेड रहते हैं। गुरु उसके विपरीत हैं। गुरु अगर लगन में बैठ जाएं, बड़े के बिना यार ये चीज करते हैं, चलो ना करते हैं, छोड़ देखे जाएगा। वो शनि नहीं यार अभी देखते हैं, थोड़ा टाइम दो ना, देखेंगे, करेंगे, यार रुको, अभी करते हैं, सोचो यार, अभी जल्दबाजी नहीं, एकदम से डिसीजन नहीं लेंगे वो भी। और गुरु वाले
करेंगे, करना है जी, बिल्कुल करना है, आगे बढ़ना है, तो गुरु वाला ये काम करते हैं। तो यानी कि विस्तृत है, सबसे बड़ा प्लेन, क्योंकि वॉल्यूम में भी सबसे बड़ा। हाँ जी कीर्ति जी। एकदम डिसाइड करते हैं। एकदम गुरु डिसाइड करते हैं। गुरु फर्स्ट हाउस में मेरे बेटे का है। हाँ अब भी मुझसे बात निकली, अब भी पूरी भी हो गई, हाँ, पलक झपक से। पलक झपकते, बिल्कुल। क्विक हाँ, क्विक क्विक, बिल्कुल। सोचना ही नहीं है ज्यादा। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि उनको पता है ना कि मैं देखो, लग्न में गुरु का बैठना, लग्न का में ही गुरु का मतलब अपनी फर्स्ट राशि में गुरु का बैठना क्यों भाग्यशाली बनाता है? इसलिए भाग्यशाली बनाता है क्योंकि उसने पांचवी दृष्टि से तो पांचवे बच्चे के घर को देख लिया, एजुकेशन को देख लिया। ठीक सातवीं है। दृष्टि से उसने पति या पत्नी या बिजनेस या व्यापार इनको देख लिया। और नौवीं दृष्टि से आपके धर्म को देख लिया, आपके गुरु को देख लिया, आपके पिता को देख लिया। ठीक है। तो तो इन देखिए कि एजुकेशन भी ऐसे हुई कि मस्ती मस्ती में बहुत बढ़िया एजुकेशन भी हो गई, जैसे आपने बताया। शादी भी बहुत जल्दी हो गई, 23 में शादी हो गई। हाँ और धर्म में भी पूरा है, इनिशिएशन भी हो गया, गुरु भी है, यात्रा भी, वो सब। तो ये तीनों भाव मतलब ये गुरु जो फर्स्ट हाउस करवा रहे हैं उसके लिए। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल फर्स्ट हाउस कराते हैं। और चूंकि सबसे अच्छी बात क्या है कि गुरु की भाग्य पर दृष्टि होने का मतलब क्या होता है कि आपके साथ कोई प्रॉब्लम चल रही है तो भाग्य आपके पीछे चल रहा होता है कि मैं तो इसको सोल्व कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। गुरु की दृष्टि 9th हाउस में होने के कारण सबसे बढ़िया इसलिए कहता है कि गुरु की दृष्टि में अमृत है, क्योंकि यहाँ पर गुरु जो है वो पूरी कुंडली को कंट्रोल करते हैं। गुरु की ने जिस पर दृष्टि डाल दी, कहीं भी बैठ करके डालें, कहीं भी बैठ करके दृष्टि डालें, वो उसको अमृत के समान तुल्य फल देना लगते हैं। लग्न में इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि भाग्य का सपोर्ट मिलना शुरू हो जाता है लग्न में बैठते ही गुरु के द्वारा। तो गुरु भी शादी कराते हैं, शुक्र भी शादी कराते हैं, दोनों प्लैनेट शादी इसमें कराते नहीं, हाँ इसमें प्रॉब्लम क्या है कि गुरु अगर लग्न में बैठे हैं तो 24-25 से पहले पहले शादी करा देंगे। वही हुआ, 23 में करा दी। हाँ, गुरु की दृष्टि भले ही लग्न में हो, लग्न से हो या तीसरे घर से हो, मतलब कहीं भी बैठ करके गुरु की दृष्टि अगर शादी के घर पर पड़ गई है, ये वैसे मैं आने वाले टॉपिक में आने वाले टाइम में बताता, परंतु आपने वो एग्जाम्पल ले लिया, उस एग्जाम्पल बताता हूँ कि गुरु की दृष्टि जहां कहीं भी पड़ जाए, स्पेशली 7th हाउस पर, जैसे आपको कुंडली का बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करना है और 5 मिनट के अंदर कोई कुंडली चेंज हो रही है, लगन चेंज हो रहा है, आप सबसे पहले उसका अगर गुरु की दृष्टि एक कुंडली में 7वें घर पर पड़ रही है और एक कुंडली में 7वें नहीं पड़ रही है, तो आप सिंपल एक ही क्वेश्चन पूछिए कि क्या तुम्हारी शादी 24वें साल से पहले पहले हो गई थी? अच्छा। तो अगर वो कहता हो गई थी तो गुरु की दृष्टि 7वें पे आनी चाहिए। और आनी चाहिए। हाँ हाँ, तो दूसरी कुंडली आपकी वो मतलब हटा दीजिए जिसमें कि उससे 7वीं दृष्टि नहीं आ रही है। तो ये बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन के लिए भी बहुत अच्छा वो चीज है। तो गुरु की दृष्टि में तो अमृत है। गुरु को उपाधि भी इसलिए 3 दृष्टियों की दी गई थी और 3 दृष्टियों की, अब इनको गुरु को जो बोला गया कि आप जो है, क्योंकि मातृत्व का गुण भी गुरु के अंदर होता है। गुरु जो होते हैं आप देखोगे कि उनके अपने विद्यार्थियों को एज ए, पहले टाइम में क्या होता था कि अपने ही आश्रम में रखते थे सब उनको, बच्चों को एज ए माता की तरह, पिता की तरह सबको काम करते थे। माता का रोल उनका पास ज्यादा होता था, उनको टेक केयर करना, पूरा कुछ करना। इसलिए उनको चौथे घर में उच्च का बोला कि आप चौथे घर में उच्च के होंगे। पहले दूसरे का हमने निर्धारण कर चुके थे, तीसरे में नहीं किसी का था, चौथे में जाकर के यहाँ पर चौथी राशि जहां भी होगी वहां पर गुरु उच्च के हो जाएंगे चंद्रमा की राशि में, क्योंकि चंद्रमा जो है मातृत्व, खुद माता का उनको उपाधि दी गई है और चौथा घर खुद मातृत्व है। तो इसलिए गुरु को यहाँ पर जो है उच्च के प्रदान कर दी गई है कि जब भी चौथे घर में आप जाएंगे आपको उच्च की उपाधि मिलेगी। मंगल ने बोला कि देखो मैं तो बहुत जोशीला हूँ, मैं तो बहुत सेनापति की तरह हूँ और मैं रक्षा करना जानता हूँ। कि आप किसकी रक्षा करोगे? कि मैं देश की रक्षा करूंगा, मैं अपने घर की रक्षा करूंगा, मैं अपने परिवार की रक्षा करूंगा। तो ठीक है, और क्या करोगे? कि मैं जो है शत्रुओं का नाश भी करूंगा। ठीक है, मैं डेथ सेंटेंस तक देने के लिए मैं जो है अगर कोई मेरे देश कंट्री पे, मेरी माता पे, मेरी घर भूमि पे कुछ भी अगर वो आएगा तो मैं ये सब चीजें करूंगा।
अपने इन गुणों का उपयोग करूंगा। तो इसलिए मंगल को बोला कि ठीक है, तुमको भी हम 3 दृष्टि दे रहे हैं। पहली दृष्टि जो मंगल की है वो चौथी दृष्टि है, क्योंकि वो घर की रक्षा करेंगे। चौथा घर क्या होता है? घर, माता, भवन, गाड़ी, इन सब की रक्षा करने की जिम्मेदारी मंगल को दे दी गई। साथ में सातवीं तो सबको दृष्टि दी हुई थी। आठवां घर किसका होता है? मृत्यु का होता है। जो मृत्यु तक पहुंचा देते हैं अपने दुश्मनों को, वो 8वें घर, उनकी जिम्मेदारी भी ब्रह्मा जी ने मंगल को दे दी कि आपको चौथी, सातवीं तो है ही आपके पास, 8वीं दृष्टि भी हम आपको दे रहे हैं। तो यहाँ पर ये सब दृष्टियां हम फर्स्ट हाउस से उनकी देख रहे हैं कि भाई। हाँ, ये सारी दृष्टि हम फर्स्ट हाउस से देख रहे हैं। उसके बाद से जो जहां बैठेंगे फिर वहां से उनके रिजेंबल होना शुरू हो जाएंगी। अभी हम काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से उनको दे रहे हैं। तो 8th हाउस में वो मृत्यु का नाश कर रहे हैं कि वो दुश्मन का नाश कर रहे दुश्मन हैं? के मृत्यु का वो कर रहे हैं। ओके। परंतु जनरली ये देखिए कि यहाँ पर 8th हाउस में मंगल जो होता है वो एक्सीडेंट तक करवा देते हैं। तो ये इस पर हम बाद में भी आएंगे, परंतु अभी उनका काम है मृत्यु को देना, 8वें में शत्रुओं की मृत्यु को देना, रक्षा करना। तो यहाँ पर जाकर के मंगल ने क्या किया? मंगल ने को 3 दृष्टियां दी गई। पहली दृष्टि उनकी चौथी दृष्टि दी गई और बाद में उनको दृष्टि दी गई 8वीं दृष्टि दी गई। अब यहाँ पर मंगल को जो बुलाया गया था, तो मंगल को बोला कि आपको जो है 1 राशि और 8 राशि हम अलॉट कर रहे हैं। पहली राशि, क्योंकि अल्टीमेटली क्या है, किसी घर के बाहर जो है प्रहरी का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी आप देखोगे, तभी आपने देखा कि सूर्य को पहला क्यों नहीं दिया गया? क्योंकि वो प्रहरी का काम नहीं करेगा। सूर्य महाराज प्रहरी का काम नहीं करेंगे। सूर्य महाराज तो पूरी प्रजा को रखेंगे, मगर मंगल को प्रहरी के रूप में पहला दर्जा दिया गया कि आप इस पूरी कुंडली की रक्षा करने की जिम्मेदारी अब आपकी है, आप सेनापति हैं। तो पहला घर जो होगा वो मंगल को दे दिया गया। रक्षा हमारी जितनी भी होती हैं, और जो हिडन शत्रु हैं उनकी देखभाल का काम भी 8वें घर से होता है। इसलिए 8 हिडन शत्रु, हिडन चीजें, वो भी मंगल से आती हैं। तो मंडल में रेड कलर के हैं, और हमारे बॉडी में भी रेड कलर जो है वो ब्लड का है। तो इसलिए मंगल ब्लड को रिप्रेजेंट करते हैं। हमारी बॉडी में मंगल मसल्स को रिप्रेजेंट करते हैं, स्ट्रेंथ को। बॉडी में हमारे ब्लड को रिप्रेजेंट करते हैं। एक दिन मतलब नेक्स्ट टाइम में मैं इसको मेडिकल एस्ट्रोलॉजी से कोरिलेट करूंगा कि कौन सा घर, कौन से प्लेनेट किस प्रकार से ये हमारे उसको रिप्रेजेंट करता है, कि हमारा यही राशि, ये थर्ड राशि, ये थर्ड घर जो है, ये इन्हीं अंगों को क्यों दिया गया। अभी तो क्या हमको रटना पड़ता है कि यार ये राशि है, ये होगा, ये है, ये होगा। अगली क्लासेस में मैं आपको इसको मेडिकल एस्ट्रोलॉजी से लिंक करूंगा कि पहली राशि, पहला घर में क्या क्या अंग आएंगे, क्या क्या बीमारियां आएंगी। सेकंड राशि, सेकंड घर से क्या क्या अंग आएंगे, क्या क्या राशि आएंगी, क्या क्या बीमारियां आएंगी। तो वो सब चीजें हम अगर नेक्स्ट उसमें हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये मंगल फर्स्ट राशि में त्रिकोण के होंगे। हाँ, सो ठीक है। हाँ, वो मैं अभी उसमें एचओडी एचओडी जो है इनको पहला और 8वां दिया गया, और उसके 10वें में होंगे। हाँ, वो अभी हम आएंगे उस पर कैसे उच के उनको दिया। अब शनि महाराज तो थोड़े गुस्से में थे ही, क्योंकि उनको कि उनके डिपार्टमेंट के लोगों में से केवल इन्हीं को लास्ट चांस मिला था, बाकी और किसी को नहीं मिला था। तो इन्होंने कहा देखिए, मैं तो कर्मों का फल दूंगा, वो कोई भी हो, वो मेरे पिता हो, वो मेरा भाई हो, वो आप हो, या कोई भी हो, मैं तो सबके कर्मों का फल दूंगा। जिसने बुरा किया मैं उसका बुरा करूंगा ही करूंगा, जिसने अच्छा किया है और बुरा भी किया है, तो ऐसा नहीं होगा कि मैं अच्छे को समझ करके बुरा को खराब कर दूंगा। बुरा करेगा तो बुरा भी दूंगा, अच्छा करेगा तो अच्छे का फल भी मैं दूंगा। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो इसका मतलब आप क्या करेंगे? कहने की देखो, बिना परिश्रम के फल मिलना मुश्किल है। बिना परिश्रम के शनि महाराज कुछ नहीं देंगे। सात्विक दृष्टि तो उनको दी ही गई थी,
साथ में उनको बोला कि आप कर्मों का लेखा जोखा करेंगे, इसलिए आपको 10वां घर भी दिया जाता है। तो यहाँ पर जाकर के उनको तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि दे दी गई। तो शनि जहां भी बैठेंगे वहां से तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि के द्वारा ही उस घर को देखेंगे। अब शनि महाराज चूंकि गुस्से में हमेशा रहते हैं, तो इसलिए शनि महाराज की दृष्टि में मतलब जहां देख लेते हैं वहां से रिलेटेड अगर मित्र राशि नहीं है तो ये मान के चलिए कि कर्तव्य का पालन कराने के लिए गधों की तरह दौड़ाना शुरू कर देते हैं। ये शनि का मूलभूत वो है। शनि जहां खुद बैठेंगे वहां की तो वृद्धि कर देंगे, और जहां देखेंगे वहां के लिए नुकसान शुरू कर देंगे, अनलेस अनटिल कि वो उसके मित्र या उच्च राशि ना हो। तो यहाँ पर जाकर के इनको 3 दृष्टि दी कि अब शनि को जो है उच्च का देने के लिए उन्होंने बोला कि शनि जो है किसी के कंट्रोल में नहीं आ सकते एक्सेप्ट अपने गुरु के, और उनके गुरु कौन है? शुक्र है। तो इसलिए उनको शनि महाराज को उनके अपने गुरु की राशि में उच्च का दर्जा दिया गया, क्योंकि शनि महाराज को केवल शुक्र देवता ही कंट्रोल कर सकते हैं, या वो वहां जाकर के सम्मान का अनुभव करते हैं। अदरवाइज शनि महाराज हर किसी के साथ कुछ ना कुछ वैमनस्य का भाव रखेंगे, और केवल अपने ही गुरु जो हैं वो उनके शुक्र हैं, और उनकी जो 7वीं उच्च राशि है उस राशि में वो उच्च के रहेंगे। हमने यहाँ पर देखा कि सभी प्लेनेट्स की हमने उच्च की राशि को देख लिया कि कौन सा प्लेनेट किस राशि में उच्च का रहेगा, और साथ में यहाँ पर जो मंगल रह गए थे, मंगल चूंकि जो हैं उनको कंट्रोल, मंगल में बहुत अग्नि है, मंगल बाउंड्री लेस है बेसिकली, और उनको बाउंड्री लेस होने के साथ साथ बाउंड्री के साथ ही कंट्रोल किया जा सकता है। तो इसलिए उनको शनि की राशि में उच्च का दिया गया, जिससे कि आप वहां पर जाकर के आप एक सम्मान का अनुभव करेंगे, क्योंकि वो कर्म के देवता हैं, और यहाँ मंगल भी एक तरह के कर्म के देवता है, क्योंकि वो शत्रुओं को जो उनको जिम्मेदारी दी गई उसका बखूबी निर्धारण करते हैं। मंगल कहीं भी बैठ जाएं, मांगलिक का मतलब क्या होता है? बेसिकली मंगल का होना मतलब होता है मुझे ये जीत चाहिए, जीतना है मुझे। तो जो मांगलिक होते हैं उसमें या तो चौथी दृष्टि या 7वीं दृष्टि या 8वीं दृष्टि 7वें घर पे पड़ती है। अब वो 7वें पे होने से वहां की जीत चाहिए, उसको विनिंग स्थिति चाहिए। उसको मतलब नहीं है कि मोरली सही है या नहीं है, उसका मतलब है कि जो मैंने कहा है मुझे ये विनिंग हासिल करनी है, ये जीतना है इसको मुझे, और एक बार जीत लिया उसके बाद उसकी तवज्जो खत्म। तो यही सेम काम जो है शनि महाराज करते हैं। शनि महाराज रिजल्ट देते हैं, शनि महाराज उसको सारे कर्मों का फल दे करके ही छोड़ते हैं। तो इसलिए यहाँ पर उच्च के होकर बैठ जाते हैं मंगल जो है शनि के 10वीं राशि में। तो यहाँ पर हमने देखा कि प्लेनेट जो होते हैं 7 हैं, और सारे डिपार्टमेंट HOD किनको दे दिया गया शनि में? 10 को और 11 को, 10th और 11th को HOD दे दिया गया। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जो है शनि महाराज को 10th और 11th दिया। तो यहाँ हमारे HOD भी पूरे हो गए, हमारे सभी घर पूरे हो गए, और हाँ, अब जितनी भी हमारी उच्च की अवस्थाएं थी उनके जस्ट अपोजिट उस राशि को ले लीजिए, वो नीच की अवस्था हो जाएगी। जिस किसी की भी उच्च की अवस्था सपोज को 1 है तो 7th उसकी नीच की हो जाएगी। किसी की अगर मतलब जैसे सूर्य एक राशि में उच्च के हो गए तो 7th में वो नीच के हो जाएंगे। तो अपोजिट घर में अपने से सामने वाली राशि में प्लेनेट जो है वो उच्च के वाले नीचे हो जाएंगे, नीच के वाले उच्च के हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम इसको इस तरह से लेते हैं, ठीक है जी। तो अब यहाँ पर जो है राहु और केतु वो रह गए हैं। इनकी चर्चा जो है हम नेक्स्ट आगे की क्लास में करेंगे कि इन्होंने कैसे उत्पात मचाना है और कैसे जाकर के इन सभी ग्रहों को कंट्रोल करेंगे, ये उसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे, क्योंकि इनको ना HOD दिया गया, ना उच्च का दिया गया, ना नीच का दिया गया, वो सब कैसे होता है। जी जी की
दीपक जी, जैसे सन, सूर्य और चंद्र का आपने बताया कि जो वहाँ जिस भी हाउस में होंगे वहाँ हमारा मन होगा या हमारी आत्मा हो, इन सब प्लैनेट्स के लिए ऐसा कुछ कुछ एनेक्डोट्स हैं? हाँ हाँ, सबके लिए है। तो जैसे आप बता सकते हैं कि बुध जहाँ बैठेगा हम क्या बोलेंगे? हाँ हाँ, जैसे बुध, हम प्लेनेट की अगर हम बात करते हैं, जैसे हमने चंद्रमा की बात करी, हमने सूर्य की बात करी, तो बुध क्या कहते हैं बेसिकली, बुध मेंटली एक्टिव है, हाँ जी। ठीक है, लॉजिकल हैं। तो जिस घर में बुध बैठ जाते हैं वहां से चीजों से रिलेटेड लॉजिकल फैक्ट आने लगता है। ठीक है। बृहस्पति जहां बैठते हैं उस घर से रिलेटेड बहुत बड़ा चीजों को सोचने, बहुत बड़ी चीज आना, बहुत बड़ी चीज लेने की जिम्मेदारी वहां पर बृहस्पति करने लगते हैं। मतलब आप उसका एक्सपेंशन करोगे उस घर का, बस उस घर से आइडियाज रिलेटेड। आएंगे, हाँ, आइडियाज आएंगे। सपोज कीजिए कि गुरु बैठ के चौथे घर में और किसी और के गुरु वहां नहीं बैठे हैं, तो जिसके घर में चौथे में गुरु बैठे हैं वो मकान छोटा मोटा नहीं लेगा, उसको बड़ा चाहिए, बंगला टाइप का चाहिए उसको, जी। क्योंकि चौथा घर मकान को रिप्रेजेंट करता है। तो गुरु यहाँ पर विस्तृत बड़ा कर दिया उन्होंने, उस गाड़ी चाहिए तो बड़ी गाड़ी पे उसका मन जाएगा, छोटी मोटी पे उसका मन नहीं करेगा। तो गुरु जहाँ बैठते हैं वहां पर वो करते हैं। गुरु लगन में बैठ गए, सपोज करो जैसे आपने बोला आपके बेटे के उसमें लगन में गुरु ही बैठे हैं, तो बड़ा सोचेगा। और बॉडी भी बड़ी होगी, ऐसा बॉडी भी भी, बोल सकते? हाँ हाँ, वो बॉडी भी बड़ी होगी, बिल्कुल बॉडी भी डेफिनेटली। बड़ी है। हाँ बड़े बड़े प्लान्स बनते हैं। हाँ हाँ। अब उनका एग्जीक्यूशन की जिम्मेदारी शनि महाराज पर है। अगर शनि महाराज अच्छे बैठे होंगे तो बड़ा सोचेगा भी, बड़ा करेगा भी। अब यहाँ पर शनि के लिए लेते हैं, तो शनि जहाँ बैठते हैं वहां की वृद्धि कर देते हैं, और मगर डिसिप्लिन मेंटेन कर लेंगे शनि महाराज। डिसिप्लिन के साथ साथ बाउंड्रीज वो लिमिट कर देंगे, कह रहे कि इस चीज से रिलेटेड अगर तुमने एक्स्ट्रा सोचा, अगर इसको तुम सिस्टम में लेके नहीं आए, इसको तुमने अगर डिसिप्लिन में नहीं लिया, तो मैं तुम्हारी लाइफ को नरक बना दूंगा। जैसे अगर शनि 7th हाउस में है तो शनि अगर तो आप हाँ, शनि अगर 7th हाउस में है तो 7th हाउस से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं आपको उनमें डिसिप्लिन लेके आना पड़ेगा। पति के साथ बहुत डिसिप्लिन रहना पड़ेगा, पत्नी के साथ बहुत डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा। ठीक है, तो शनि डिसिप्लिन रखकर चाहते हैं, इसलिए वो उस घर से डिसिप्लिन्ड होएगा हाँ, इंसान। और नहीं करोगे तो सिखा के, वो बेसिकली क्या है, प्लैनेट्स का काम है अपने नेचर के हिसाब व्यक्ति की पर्सनैलिटी को चेंज कर देना। नहीं करोगे तो वो उसको ऐसी तकलीफ देंगे, आपको ऐसे प्रॉब्लम करेंगे जिससे आप स्क्वीज हो जाओ, आप उस बाउंड्री में रहने की आदत डाल लो। ठीक है, अब मंगल बचा और शुक्र बचा। हाँ, मंगल क्या करते हैं, मंगल एग्रेशन देंगे उस घर से रिलेटेड। जहां पे भी बैठ जाएंगे उस घर से रिलेटेड का एग्रेशन, उतावलापन, जिद्दीपन। अच्छा देखो, एग्रेशन, उतावलापन, जिद्दीपन में उनकी 2 राशियां आती हैं। एक राशि में वो हटेला बनेगा, जिद्दी बनेगा, जैसे छोटे बच्चे ने जिद पकड़ ली, और 8 की राशि में मैच्योरिटी के साथ वो जिदपन करेंगे, मतलब लॉजिक के साथ रहेंगे, उसके साथ रहेंगे। तो यहाँ ये नहीं बोलेंगे कि लीडरशिप क्वालिटीज आ जाएंगी कि उस घर को आप लीड करना वो भी चाहोगे? आएगा, वो भी डेफिनेटली आएगा। नहीं और एक्चुअली एग्रेशन भी आएगा। बहुत सारी चीजें हैं, वो हम आने वाले टाइम में डिस्कस करेंगे उन सब चीजों को। पर हाँ, डेफिनेटली ये गुण है, ट्रेड्स इतने सारे हैं प्लैनेट्स के, उन प्लैनेट्स के ट्रेड्स को आप डिस्कस करते करते इस घर के बारे में आप डिसीजन लेना शुरू कर देंगे। मतलब पहली क्लास से ही प्रासुरी में आप कल से अगर आप अपने चार्ट पे इसको अप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे मंगल मेरा बैठ करके क्या गुण दे रहा है, मंगल मेरा कहाँ देख रहा है, क्या गुण कर रहा है, शनि कहाँ बैठे हैं, क्या लिमिटेशन कर रहे हैं, गुरु जहाँ बैठे हैं क्या विस्तृत लेकर के आ रहे हैं। तो ये सारी चीजें आप अपनी कुंडली पर जब एनालिसिस करना शुरू करेंगे, हम उसको कोरिलेशन आगे करना शुरू कर देंगे। और शुक्र जहाँ बैठेगा? हाँ, शुक्र जहाँ पर बैठेंगे, शुक्र का काम क्या है, देखिए शुक्र लग्जरी है, ठीक है, शुक्र लग्जरी का स्वामी है। शुक्र वैभव संपन्नता, धन, ऐश्वर्य, मतलब चीजों को विलासिता पूर्ण जीने का आदत जो डलवाते हैं वो शुक्र डलवाते हैं। कंफर्ट, हाँ उसमें तो कंफर्ट तो चूंकि 4th हाउस से रिलेटेड आता है, कंफर्ट्स को नहीं बोलेंगे, लग्जरी को बोलेंगे बेसिकली। जैसे एग्जाम्पल शुक्र लग्न में आ गया, हाँ, अगर शुक्र लग्न में आ गया
तो उसको छोटी मोटी चीजें पसंद नहीं आएंगी, उसको लग्जरी वाली चीज और मिलेगी भी उसको, क्योंकि शुक्र का शुक्र का 12वें घर में बैठना खर्च करा करके लग्जरी देगा, शुक्र का लग्न में बैठना ऑटोमेटिकली लग्जरी देगा, शुक्र का 12वें घर में बैठना लग्जरी के साथ धन भी देगा। हाँ, तो फर्स्ट में वो अपने ऊपर ही खर्च, अपने अब खुद को लग्जरीज मिलेंगी, ऐसे बोले आपको लग्जरी है, यस, या जिसका शुक्र लग्न में बैठा है उसको लग्जरी मिलेगी मिलेगी। वो अवॉइड कितना भी करे, कितने भी अध्यात्म की तरफ चला जाए, उसके सामने आश्रम भी ऐसा आएगा कि पूरा लग्जरी से भरा हुआ मिलेगा। हाँ एग्जैक्टली, वो भी बहुत अच्छे से मैच किया। ये बात ठीक है शुक्र ये बात है जी। सो बेसिकली सॉरी अभी हम मैच तो करें, पर अभी हम दृष्टियां तो नहीं लगा रहे कि कौन शत्रु है कौन फ्रेंड है और क्या दृष्टि, अभी हम खाली ऐसे ही मैच कर ले कि कौन कहाँ बैठा हाँ, है। अभी आप ऐसे ही मैच कर, परंतु आपको आज के से ये पता चलना चाहिए कौन प्लेनेट किसका दोस्त है, कौन प्लेनेट किसका शत्रु है, बस ये आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाना चाहिए इससे। हाँ, इतना तो पता पड़ गया, पर हमारे चार्ट पे कौन एनिमी है वो अभी हमें नहीं पता है, हमारे चार्ट स्पेसिफिक के लिए। नहीं, आपके चार्ट में मान लो सपोज को देखिए, आप कैसे नहीं पता चलेगा, आज की क्लास में शुक्र मैंने बताया, और शुक्र वहां पर बैठ गया है देवताओं के घरों में, तो एनिमी घर में बैठ गया ना। अच्छा, किस राशि में बैठा है, अगर एनिमी राशि में बैठा है तो वो जैसे शुक्र अगर मंगल की राशि में बैठ गया तो देवता हो गए ना मंगल, तो हाँ जी, तो उनके शत्रु हो गए, तो उनकी राशि में बैठने से वो शत्रु राशि में काउंट होंगे, तो फिर वो अपने अच्छे फल नहीं देगा। हाँ, फिर मतलब उसके फलों में कमी आनी, अभी इसलिए बोला, अभी जो हम बिना शत्रु बिना मित्र बिना उसके हम बात कर रहे हैं, हम जनरल बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे कि एक्चुअल में कितने रिजल्ट आएंगे, 100% आएंगे, 80 आएंगे, 90 आएंगे, 50 आएंगे, 30 आएंगे, हम परसेंटेज वाइज सब डिस्कस करेंगे आने वाले टाइम में, वो आपको पता चल जाएगा। हाँ उदय जी कुछ कह रहे थे आप? तो मैं तो ये कह रहा था, ये आपने शुरू में बताया था, ये बेसिकली हम सभी नारद जी की गलती बोलते रहे हैं। देखिए, तो मैंने स्टोरी बनाई है, ये आपको कहीं लिखी हुई नहीं मिलेगी, ये तो आपको समझाने के पर्पज से, क्योंकि क्या क्या हम लोगों के पॉलिटिकल माइंड तो थोड़ा सा रहता ही है, तो उस चीज में कि कैसे कैसे ये आपस में आए, प्लेनेट जुड़े, वो एक मैंने कहानी खुद बनाई है बेसिकली। अच्छा, मैंने सोचा कहीं वाक्य में बस नहीं, वो मैंने थोड़ी डेवलप की है जिससे कि आप समझ सके। ठीक है, मैं तो उनको अभी दोषी ठहराने वाला नहीं, इसमें आप मुझे दोषी ठहरा सकते हैं। नहीं, ठीक है। ठीक है, तो इसमें और कोई क्वेरीज हैं आपकी तो बताइए, हम डिस्कस कर सकते हैं फर्दर।